हाँ जी। तो क्या आपने कभी सोचा है कि नदियों को रितावरी क्यों कहा जाता है? या फिर एक महिला जब अपने पीरियड्स में होती है, जब वो रजस्वला होती है, जब वो मासिक धर्म में होती है, तो उसे ऋतुमती क्यों कहा जाता है? या फिर अंग्रेजी का जो रिचुअल वर्ड है, जिसकी स्पेलिंग RITUAL होती है, उसमें रिट जो है, क्या कहीं उसका इस रिट से तो कोई लेना-देना नहीं है क्या? या फिर हिंदी का जो रीति-रिवाज है, उसका कहीं कुछ रिट से लेना-देना है? या फिर रिचुअलिज़्म बोल लो? आज हम सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे। रिट एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यूजुअली इग्नोर कर दिया जाता है या फिर थोड़ा टफ सा लगता है ये। व्हेन आई वाज़ डिगिंग डीप तो मेरे मन में सबसे पहला सवाल तो ये आया कि यार एक बात बताओ, आरपीएससी वालों ने या फिर किसी भी स्टेट पीसी और भी स्टेट पीसीएस में रिट और ऋण अपने सिलेबस में, तो इन्होंने रिट और ऋण ही क्यों उठाया वेदास से? वेदा, उपनिषद और इनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन जैसे अपन ने बात कर ली, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि गांधी को ही क्यों पूछा जाता है यूपीएससी और आरपीएससी द्वारा। गांधी का जो जो लेवल है वो हमने अच्छे से पढ़ लिया कि क्या लेवल है उस इंसान का। क्यों आरपीएससी के सिलेबस में कुरान नहीं है? क्यों आरपीएससी के सिलेबस में रामायण नहीं है? क्यों आरपीएससी के सिलेबस में बाइबल नहीं है? गीता ही क्यों है? ये भी अपन ने अच्छे से पढ़ लिया। गीता के बारे में इतना अच्छे से अपन ने डीप स्टडी कर ली। ठीक है? ठीक वैसे ही रित की इंपॉर्टेंस आज समझ में आएगी। अल्टीमेट पर्पज़ अपना क्या होगा? एक तो कांसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद में अ, इंटरेस्टिंग जो चीज़ें होंगी कांसेप्ट के साथ, उसके अलावा अपना जो मेन पर्पज़ वो होगा कि मार्क्स बढ़ने चाहिए। यदि 5 मार्क का क्वेश्चन आता है रिट से, किसी के 2 मार्क आ रहे हैं, 2 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपके 3 साढ़े 3 मार्क्स आने चाहिए। ये अपना अल्टीमेट एम होगा और मैं बहुत सारे लोगों की मैसेजेस पढ़ता हूँ कि हाँ, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, एग्ज़ाम्पल्स वो यूज़ कर रहे हैं, तो उनके मार्क्स में बढ़ोतरी हुई है। हर पेपर में 10-15 मार्क्स की बढ़ोतरी होती है, जब आप एग्ज़ाम्पल्स यूज़ करते हो, जब आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स देते हो, नाम लिखते हो किसी का, फैक्ट्स देते हो, डेटा देते हो, तो ठीक है? तो आज एथिक्स का 10 लेक्चर की ये सीरीज़ है, उसमें आज 7th लेक्चर है। आज अपना 80% एथिक्स खत्म हो जाएगा। ये रहा पूरा कोर्स स्ट्रक्चर अपना, ये सब अपन ने खत्म कर दिया है। 1 मिनट दो आप मुझे। हुँ, ये सब खत्म कर दिया अपन ने। अपना आज रिट चल रहा है, रिट एंड रिन ये रहा और कांसेप्ट ऑफ ड्यूटी ये अपन आज पढ़ेंगे। ये मैं एक लेक्चर में निपटा दूँगा, फिर ये वाला बचेगा और केस स्टडी तो मैं कभी भी कर लूँगा। ठीक है? देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बहुत अच्छे से आ रहे हैं अपन। और फॉर्च्यूनेटली एग्ज़ाम भी आगे बढ़ गया, तो अब अपने पास टाइम भी है और पहले भी मैं ऐसा कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा था, तो एग्ज़ाम आगे बढ़ने का कोई फ़र्क पड़ा नहीं है स्पेशली, ठीक है? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हेलो, 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 माइक टेस्टिंग 1 2 3 ठीक है। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, तो इंस्ट्रक्शंस क्या-क्या हैं भई, पेन और पेज उठा लो और एग्ज़ाम्पल जो भी मैं बोलूँ वो लिखते जाओ और उसके अलावा याद कर लेना है सब कुछ, आपको वहाँ जाके सिर्फ़ छापना है, ठीक है? समझना इम्पोर्टेंट है, रित और ऋण का डर निकालना इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम समझ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें याद करनी पड़ेगी। दिस इज़ द हार्श ट्रूथ ऑफ दिस एग्ज़ाम। कोई भी सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम, चलो आईआईटी और नीट की बात अलग होती है, वहाँ पे थोड़ा-सा इंटेलिजेंस भी चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको याद करनी ही पड़ेगी। समझते हैं हम इसलिए क्योंकि यार समझे नहीं तो फिर हम एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बनेंगे? रट के तो फिर अच्छा आदमी नहीं बन सकते अपन, ठीक है? कमेंट मैं जहाँ बोलूँ वहाँ कर दिया करो, क्योंकि मेरे पास क्या है, लाइक और कमेंट ही है आपके आपका रिस्पॉन्स जानने के लिए ना। डिसलाइक और गलत कमेंट भी आपका रिस्पॉन्स जानने के लिए। मैं कभी मना नहीं करूँगा आर्टिकल 19। हाँ, थोड़े लॉजिकल होने चाहिए। आप यदि क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हो तो मतलब ऐसे मत बोलो कि क्या गंदा पड़ा है। बताओ कि यार यहाँ पे ये गलत चीज़ पढ़ाई या फिर यहाँ पे ये इम्प्रूव हो सकता था। आई विल ग्रेसियसली एक्सेप्ट दैट फैक्ट और मैं इम्प्रूव करूँगा, ठीक है? टेलीग्राम पे एक्टिव है, आपको पता ही है। और क्वेश्चन जो देता हूँ यार, अब तो प्रैक्टिस कर लो। चलो पहले तो मैं मानता था कि यार एग्ज़ाम आ रहा था। अब तो हर लेक्चर के बाद में 2-3 क्वेश्चन देता हूँ मैं। अब तो प्रैक्टिस कर ही सकते हो आप। चलें आगे चलें बिना टाइम टाइम खराब किए हुए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस करता हूँ एज़ यूजुअल। तो पहला है जैसे रेलेवेंस ऑफ एथिकल आइडिया ऋण की एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में। कुल मिला के बात ये आजकल हो क्या रहा है, हर कांसेप्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ या फिर जो रियल लाइफ है उसमें एप्लीकेशन पूछ रहा है। तो अपने को ये कभी नहीं भूलना है। कोई भी कांसेप्ट हो, चाहे वो एथिक्स का कांसेप्ट हो, चाहे पॉलिटी का हो, कोई भी कांसेप्ट हो, ठीक है? क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किया था एक वीडियो में कि लगभग 200 मार्क्स के आउट ऑफ 600 मार्क्स 200 मार्क्स के क्वेश्चन सोचने वाले आ रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं। ठीक है? उन पे भी अपन अच्छे से बात करेंगे। आपने अच्छे से मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता है ये डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से। एथिक्स के 3 भाग होते हैं मेनली, ठीक है? मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स एंड एप्लाइड एथिक्स। अधिनीति शास्त्र, मानदंडक नीति शास्त्र और व्यवहारिक नीति शास्त्र। जो आज हम जो एथिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ने जा रहे हैं, वो किस किस कैटेगरी में आएँगे? वो आएँगे मेटा एथिक्स में। याद करो मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि क्रिकेट क्या है?
क्रिकेट के ओरिजिन के जब बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो वो मेटा एथिक्स में आता है। कौन अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, कौन बुरा क्रिकेट खेल रहा है, वो मानदंडक एथिक्स में आता है, नॉर्मेटिव एथिक्स में आता है। और क्रिकेट में मोकडिंग है, जो भी उसको बोलते हैं, वो सही है या नहीं है। क्रिकेट में स्लेजिंग सही है या नहीं है, ये अप्लाइड एथिक्स में आएगा, ठीक है? कि आप अप्लाई कर रहे हो प्रैक्टिकली किसी चीज़ पे, ये हो गया। तो आज क्योंकि एथिकल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? एथिकल कॉन्सेप्ट्स वो चीज़ें होती हैं जिसके आधार पर हम जज करते हैं कि क्या एथिकल है या क्या एथिकल नहीं है, ठीक है? एथिक्स क्या है? हम एथिक्स के ओरिजिन की बात करते हैं। जैसे रिट है, रिट माना जाता है कि सबसे पहली यदि कोई अवधारणा आई है नीति शास्त्र की, वो रिट को ही माना गया है। धर्म से भी पहले आया था ये। तो इसीलिए इसको मेटाथिक्स में रखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं साहब। तो एथिकल कांसेप्ट की डायरेक्ट डेफिनिशन भी पूछ सकता है क्योंकि सिलेबस में सीधे-सीधे मेंशन्ड है एथिकल कांसेप्ट्स, रिट, रिन कांसेप्ट ऑफ ड्यूटी, गुड एंड वर्च्यू। तो एथिकल कांसेप्ट्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स व्हिच डिस्कस द ओरिजिन ऑफ एथिक्स, जैसे मैंने अभी बताया कि वो उसकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। एंड राइटली गाइड ह्यूमन बीइंग्स बिलीफ, थॉट, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड एक्शन। ये याद कर लेना भाई। BTABA बटाबा, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है? कि किसी भी इंसान के धारणा को, विचार को, दृष्टिकोण को, व्यवहार को और कार्य को, इनको कोई गाइड करता है ना कि क्या करना चाहिए उसको, कैसी धारणा रखनी चाहिए, कैसे विचार उसको रखने चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, कैसा एटीट्यूड उसको रखना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो एथिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है? हिंदी में वो ये वे सिद्धांत जो नैतिकता की उत्पत्ति पर चर्चा करते हैं और मनुष्य की धारणा, विचार, दृष्टिकोण, व्यवहार और कार्य पर उचित प्रतिबंध लगाकर सही मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है? एग्जांपल्स कौन-कौन से हो गए? रिट्रेन कांसेप्ट ऑफ ड्यूटी एंड गुड, और ये मेटाथिक्स का पार्ट है क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन की बात हो रही है कि एथिक्स निकला कहाँ से भाई? तो जब निकलने की बात होती है तो मेटाथिक्स में आती है, ठीक है? आगे चलते हैं साहब। तो पहला ही कांसेप्ट है अपना रिट एंड रिन। तो रिट से हम बात करते हैं। रिट को कैसे भी लिखते हैं, RIT भी लिखते हैं, RYT भी लिखते हैं, RITA भी लिखते हैं, रिटा, ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। तो लिखा हुआ है कि कंसेप्ट जो ओरिजिनेट हुआ वो कहाँ पे हुआ? वेद से हुआ, और ऋग्वेद में, जो पहला वेद है अपना ऋग्वेद में मेंशन्ड है। उसके अलावा मेंशन तो ये बहुत जगह है, अथर्ववेद में है, उपनिषद में है। उपनिषद पार्ट है बाद में, जैसे उपनिषद वैसे तो 108 है लेकिन मेन 10 उपनिषद है। तो बहुत जगह रिट का रिट मेंशन्ड है, लेकिन ओरिजिन की बात यदि हम करें तो क्योंकि सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया था वेदास में, तो ऋग्वेद में इसका ओरिजिन माना जाता है, ठीक है? इट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन परस्यूट टुवर्ड्स मोरल फिलोसॉफी। अब कभी तो हमने फिलोसॉफी की बात करना शुरू किया होगा ना भाई। ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ है कि हम पहले क्या करते थे? हंटर एंड गैदरर्स थे, हिंदी मुझे याद नहीं आ रही उसकी। आदिम जनजाति जिसे हम बोलते हैं कि हम सिर्फ जानवरों को पकड़ते थे और खाते थे। सोसाइटी वैसी थी, फिर धीरे-धीरे हम साथ आने लगे, फिर सोसाइटी का निर्माण हुआ। धीरे-धीरे फिर फिलोसॉफी की बातें शुरू होगी क्योंकि जब आप एज़ ए सोसाइटी साथ रहते हो तब एथिक्स का ओरिजिन होता है। तो फिर अब उन रूल्स को कोडिफाई किया गया, कहाँ पे कोडिफाई किया गया? वेदास में। तो जब ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया तो वहाँ पे बातें होने लगी कि यार क्या व्यवहार उचित है, क्या व्यवहार अनुचित है, कैसा विचार या धारणा किसी इंसान के प्रति रखनी चाहिए, जानवरों के प्रति कैसा विचार या धारणा रखनी चाहिए। जब सोसाइटी क्योंकि इवॉल्व हो रही है, इसीलिए ये फर्स्ट एग्जांपल है रिट, ह्यूमन फिलॉसफी की तरफ हम जा रहे हैं, एथिक्स की तरफ जा रहे हैं उसका, ठीक है? रिट हिंदी में ना आगे वाली स्लाइड में कर दिए एज़ यूजुअल, ठीक है? ये नैतिक दर्शन और भारतीय नैतिक विचारों की उत्पत्ति का पहला उदाहरण है, रिट शब्द जो है, ठीक है? क्रिया धातु री से रिट की उत्पत्ति हुई है और री का मतलब होता है भाई गति, ठीक है? कोई भी मूवमेंट है, री जो शब्द है, वो मूवमेंट को दर्शाता है और जब तय इसमें लग जाता है, तो इसका मतलब है वो मूवमेंट गाइडेड है। गाइडेड मिसाइल होती है ना, जैसे एक तो मिसाइल रैंडम जा रही है और एक गाइडेड मिसाइल होती है जिसको एक फिक्स अपना टारगेट हिट करना है। वो कहीं भी इधर-उधर नहीं जा रही है, रैंडम मोशन नहीं है, ब्राउनियन मोशन नहीं है, ठीक है? तो तय लगने से उसमें एक सुशब्द गति आ जाती है। गति तो है ही, लेकिन सुशब्द गति आ जाती है। तो रित का मतलब यदि आप एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, री मीन्स गति और तय लगने से उसमें सुशब्दता आ जाती है। एक गाइडिंग प्रिंसिपल उसमें आ जाता है, ठीक है? तो रूट वर्ड रित इज रू व्हिच मीन्स मूवमेंट, हेंस रित स्टैंड फॉर ए ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट क्योंकि तय इसमें लग गया है। रित मीन्स अब रित बहुत वाइड कांसेप्ट है। रित से ही धर्म निकला है। रित का मतलब देखो, रित का मतलब यदि एक शब्द में मैं समझाऊं तो रित का मतलब होता है गाइडेड मूवमेंट, ठीक है? अब वो मूवमेंट कोई सा भी हो सकता है। वो मूवमेंट प्लानेटरी मोशंस हो सकते हैं, तो वो अपने आसपास की चीजें जो फिजिकल चीजें उनका मूवमेंट हो सकता है, वो अपने विचारों का मूवमेंट हो सकता है, वो एक इंसान की जो लाइफ है उसका मूवमेंट हो सकता है। इंसान की लाइफ का मूवमेंट को क्या बोलते हैं? धर्म, कि उसको धर्म का पालन करना चाहिए। पहले ब्रह्मचारी रहना चाहिए, फिर उसके बाद में कहाँ जाना चाहिए? गृहस्थ आश्रम में, फिर वानप्रस्थ में, फिर सन्यास में। इसको यदि वो फॉलो कर रहा है, इस मूवमेंट को फॉलो कर रहा है, इस गति में वो जा रहा है,
तो वो क्या है, एक धार्मिक आदमी है, ठीक है? वो धर्म का पालन कर रहा है। तो कोई सा भी मूवमेंट यदि एक एक फिक्स गाइडेड है, तो वो रीत है। और ये क्या है, सही है, ये उचित है। जो चीज़ सही मतलब एक गाइडेड रूप से जा रही है, तो वो सही है। तो इसीलिए सत्य को भी रीत का सिनोनिम माना जाता है, पर्यायवाची माना जाता है कि जो उचित है, जो सही है, जो सत्य है, वही रीत है। कन्फ्यूज़ नहीं होना। देखो, एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। चलो आगे मैं और इसके कांसेप्ट आएँगे तब और ज़्यादा बेटर समझाऊँगा मैं, ठीक है? तो रीट ये पहले इस पॉइंट को समझा देता हूँ। रीट मीन्स ट्रुथ, राइटियसनेस और नेचुरल ऑर्डर व्हिच गाइड द यूनिवर्स। मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सीधा-सीधा लिख के आओ कि री प्लस त, री मीन्स गति, त मीन्स उसमें गाइडेड मूवमेंट हो गया। उसके अलावा रीत का जो मतलब होता है वो ट्रुथ होता है, राइट होता है मतलब सत्य होता है, जो उचित है, जो सही है, जो धर्म है, जो प्राकृतिक है ना? प्रकृति में कुछ गलत नहीं होता। जो सही है वो प्रकृति में होगा। यदि मान लो पेड़ उग रहा है तो वो सही है, वो अपना धर्म निभा रहा है पेड़, ठीक है? तो रीत का मतलब यही होता है सही, सत्य, धर्म, प्राकृतिक व्यवस्था जो ब्रह्मांड का मार्गदर्शन करती है। सीधा-सीधा एग्ज़ाम में ये लिख के आना है। अब ये जो गति है, ये वो 2 टाइप की हो सकती है। एक भौतिक क्रम हो सकता है, एक नैतिक या सामाजिक व्यवस्था में क्रम हो सकता है, ठीक है? 2 ये जो रीत है, इन दोनों को समाहित किया हुआ है। अब भौतिक कौन-कौन से हो सकते हैं? भौतिक भई सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में ढल जाता है। गति तो कर ही रहा है, मतलब वैसे तो देखा जाए तो सूर्य तो अपनी जगह ही है, पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो यदि साइंस की लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज में हम बात करें, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है? गति भी कर रही है और ऐसा नहीं कि रैंडम गति कर रही है कि आज सूर्य के लगा रही हूँ, कल किसी और मिल्की वे में कोई और सूर्य सन ढूंढ के उसके लगा रही हूँ, या फिर आज सूर्य के लगा रही हूँ, कल मार्स के लगाने लग गई चक्कर। ऐसा नहीं होता, नहीं होता ना। तो गति भी है और एक क्रम है गति में। वो सूर्य के ही चारों ओर चक्कर लगाएगी, इसीलिए सूर्य हमेशा ईस्ट से ही उगता है और वेस्ट में ढल जाता है। ऐसा तो नहीं कि कभी किसी दिन पश्चिम से उगने लग गया, है ना? तो हम क्या बोलते हैं, इसे यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोलते हैं। तो ऋत एक सार्वभौमिक सत्य है। सत्य तो बहुत छोटा वर्ड हो गया। जब सत्य में सार्वभौमिकता लग जाती है तो सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है? तो ये भी हम बोल सकते हैं ऋत इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस यूनिवर्स। और जो सार्वभौमिक है वो न तो काल पे डिपेंड करेगा समय पे, और न ही वो स्थान पे डिपेंड करेगा। अब भाई पृथ्वी सूर्य यदि इंडिया में पूर्व से उग रहा है, तो वो अमेरिका में भी पूर्व से ही उगेगा। अमेरिका में तो पश्चिम से उगने से रहा। यदि ये ये अप्लाइड है कि हाँ, स्थान पे डिपेंड नहीं कर रहा, या फिर महाभारत के काल में आज से 5000 साल पहले, क्योंकि महाभारत का युद्ध शाम को रुक जाता था, तो ऐसा तो नहीं था कि उस टाइम पश्चिम से उग जाता था सूर्य, है ना? या फिर टाइम से पहले ही ढल जाता था, ऐसा तो नहीं था। फिक्स टाइम होता है हर ऋतु के हिसाब से। तो महाभारत के टाइम काल पे भी ऐसा ही हो रहा था, आज भी ऐसा ही हो रहा है, आज के 5000 साल बाद में भी ऐसा ही हो रहा होगा। तो काल और समय दोनों से जो इंडिपेंडेंट ट्रूथ है, वो ऋत है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अ, भौतिक क्रम कौन-कौन से हैं? जैसे सौरमंडल। सौरमंडल में न सिर्फ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और भी बहुत सारे ग्रह हैं, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, सारे मार्स, वेनस, ये सब चक्कर लगा रहे हैं। उसके अलावा ऋतु परिवर्तन, इन्हीं से सीज़न आते हैं। भई जो अर्थ का जो मूवमेंट है सन के सापेक्ष, उसी से ऋतु परिवर्तन परिवर्तन होती है। गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा, न्यूटन जब पेड़ के नीचे बैठा था तो उस जो जो सेब गिरा वो नीचे ही गिरा ना। मतलब हर बॉडी अपने सेंटर की तरफ ही अट्रैक्ट करती है। ऐसा तो नहीं कि किसी दिन सेब को मर्जी आई कि वो ऊपर जाने लग गया, ऐसा तो नहीं है। तो प्राकृतिक नियम और ऐसा भी नहीं है कि लंदन में जब न्यूटन बैठे थे, तो वहाँ तो नीचे गिर रहा था लेकिन इंडिया में ऊपर ऊपर जा रहा है सेब, ऐसा भी नहीं है। तो ये जो नियम है वो गति सॉरी काल और समय से परे होते हैं, और ये सार्वभौमिक होते हैं, ये ठीक है। उसके अलावा मासिक धर्म वाला हो गया कि यदि हर महीने महिला रजस्वला नहीं होती, पीरियड्स नहीं आते, तो कुछ दिक्कत है मतलब। या तो आप प्रेग्नेंट हो या फिर आपको कुछ बीमारी है। तो नेचुरल ऑर्डर तो यही बोलता है कि एक एक जो महिला है जो कि उसमें रिप्रोडक्टिव एज में है, तो उसके हर महीने मासिक धर्म आने चाहिए। इसीलिए वो ऋतुमती कहते हैं उसे, ऋतुमती, ठीक है? इसीलिए रजस्वला महिला को ऋतुमती कराए। तो कोई भी एक ऑर्डर, कोई सा भी ऑर्डर हो सकता है वो। तो ये तो हो गए फिजिकल ऑर्डर। उसके अलावा नैतिक और सामाजिक व्यवस्था, यहाँ भी आप ऐसा तो नहीं कि आप किसी को भी उठ के दूसरे दिन मार दोगे, या फिर ऐसा तो नहीं कि कल को आपकी हत्या हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। जब ये लॉ एंड ऑर्डर में ऑर्डर क्यों आता है? क्योंकि व्यवस्था बनी हुई है। ऐसा कोई भी रैंडम चीज़ नहीं हो रही कि कोई भी किसी की हत्या कर देगा, ठीक है? तो और इस व्यवस्था का यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसको दंड दिया जाएगा, ठीक है? तो धर्म, कर्म, आश्रम व्यवस्था, बुद्ध का धम्म, लाओ त्ज़ू का ताओ, ये जैसे ताओ जो धर्म है चाइना का। अब देखो,
एक ही चीज़ को अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग तरीके से पेश किया है। चाहे वो बुद्धा का धम्म बोल दो या फिर हिंदुइज़्म का धर्म बोल दो या लाओ त्सु का ताओइज़्म बोल दो। ये सब सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लाए गए। सामाजिक समाज में एक क्रम हो, एक सुव्यवस्थित गति हो समाज, समाज ऊपर की तरफ जाए, डिग्रेड ना हो, समाज रैंडम नहीं जाए। इसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। अब देखो मैंने रित कहाँ से शुरू किया था? एक सुशब्द गति होनी चाहिए, एक गाइडेड मोमेंट होना चाहिए। ठीक वैसे ही जब समाज का, मनुष्य का ऊर्ध्व गति होती है, जब ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है, ऊपर मतलब अच्छे की तरफ, लॉ एंड ऑर्डर हो, जहाँ पीस हो, राम राज्य, कल्याणकारी राज्य हो। इसी के लिए तो धर्म व्यवस्था आई, इसीलिए तो लाओ त्सु ने ताओ दिया, इसीलिए तो बुद्धा ने धम्मा दिया। जब ये सारे एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, तो वो भी रित का पालन कर रहे होते हैं। रित के द्वारा ही गाइडेड होते हैं। अब समझ में आ गया आपको क्लियर? रीत मतलब जो सही है, जो उचित है, जो सत्य है, जो सार्वभौमिक सत्य है, जो गाइडेड है, ठीक है? अब ये फिजिकल में भी हो सकता है और मोरल में भी हो सकता है, मोरल या एथिकल सोसाइटी में भी हो सकता है। फिजिकल में जितने भी प्लैनेटरी मोशन है या गुरुत्वाकर्षण बल है, ये सारी चीज़ें, है ना? चाहे जैसे चुंबक है, चुंबक का नॉर्थ साउथ से अट्रैक्टेड होता है। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि दूसरे दिन उठे और अब नॉर्थ अट्रैक्ट होने लगे, ऐसा तो नहीं होगा कभी। आज भी वही था, आज के 200 साल पहले भी वही था और आज के 200 साल बाद भी वही रहेगा। तो ये यूनिवर्सल लॉज है। इसीलिए कहा गया है कि आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली में रित की धारणाओं को सार्वभौमिक सिद्धांतों से इक्वेट कर दिया गया। यदि मैं इंग्लिश में बोलूँ इसको, तो इन मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम रित कॉरस्पॉन्ड टू यूनिवर्सल लॉज। यूनिवर्सल लॉज कौन-कौन से होते हैं? थर्मोडायनामिक्स, हाँ? न्यूटन के 3 लॉज, ये यूनिवर्सल लॉज है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे फॉलो हो रहे हैं, कहीं पे नहीं फॉलो हो रहे हैं। थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है कि 2 बॉडीज़ हैं, एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरे का टेम्परेचर कम है, तो जो हीट का जो मूवमेंट होगा वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होगा। अब ऐसा नहीं कि किसी दिन लो से हाई की तरफ होने लग गया या फिर हम मार्स पे गए तो लो से हाई की तरफ होने लग गया। नहीं, वहाँ भी मूवमेंट हाई से लो की तरफ ही होगा। तो जो जितने भी मॉडर्न साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, है ना? कि हवा है उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहेगी, सब बहेगी, ये तो फिक्स है। ऐसा नहीं कि किसी कहीं पे जाके निम्न दाब से उच्च दाब की तरफ बहने लगी। अनलेस एंड अंटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया। वो बात अलग है, उसमें तो फिर आप नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहे, आप एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हो, ठीक है? तो ये हो गया कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है जितने भी, चाहे थर्मोडायनामिक्स के हो, चाहे वो ग्रेविटेशन के हो, और भी जितने भी है ना, चाहे मैग्नेटिक प्रिंसिपल्स हो, जितने भी प्रिंसिपल्स है वो भी रिट को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो गाइडेड है, वो रैंडम नहीं है। उनमें भी एक गति है, वो क्रम से गति है, रैंडम गति नहीं है, ठीक है? रीत इज ए पाथ ऑफ राइटियसनेस एंड ट्रुथ। राधा कृष्णन ने बोला था कि रित धर्म और सत्य का मार्ग है। अब यार जो जो चीज रेंडम नहीं है, जो चीज एक व्यवस्था को फॉलो कर रही है, वो तो धर्म और सत्य की तरफ ही जाएगी, है ना? रेंडम चीजें होती है कि आप आपकी मर्जी है, आपने किसी को भी लूट लिया, आपकी मर्जी है किसी को भी मार दिया, केओस है सोसाइटी में, वो सोसाइटी अनएथिकल होगी। वो सोसाइटी अधर्म का पालन करने वाली होगी। लेकिन जिस सोसाइटी में धर्म है, सत्य है, वो तो अपने आप ही रीत का पालन करने वाली होगी, ठीक है? तो वही रीट है राधा कृष्ण के हिसाब से। अब एग्जाम में मार्क्स ऐसे आते हैं कि आपने राधा कृष्ण का कोड दे दिया कि राधा कृष्ण, जैसे रीत आया, मान लो क्वेश्चन आया 5 नंबर का कि रीट क्या है? तो आपने 2-3 पॉइंट लिखे। पहला पॉइंट लिखा कि रीट सार्वभौमिक सत्य है, जो सही है, जो उचित है, जो प्राकृतिक नियमों से बंधा हुआ है, वो रीट है। दूसरा आपने एग्जाम्पल दे दिए कि रजस्वला स्त्री को ऋतुमती कहा जाता है, नदियों को ऋतावरी कहा जाता है, क्योंकि नदियाँ ऐसे नहीं कि बाँध से निकली और उल्टी दिशा में चल दी, है ना? नदियाँ बाँध से लेकर अपना कोर्स ऑफ डायरेक्शन फॉलो करती है समुद्र तक। वो भी, और नदियाँ सीज़न से भी बंधी होती है कि मानसून के सीज़न में ज़्यादा आएगी, वैसे कम आएगी। तो एक फिक्स पैटर्न फ़ॉलो करती है, इसलिए उनको रितावरी कहते हैं नदियों को, है ना? तो ये सब एग्ज़ाम्पल्स आप दोगे, उसके बाद फिर राधा कृष्ण का आप कोड दोगे कि राधा कृष्ण के हिसाब से ऋत, सत्य और इसका धर्म का मार्ग ही ऋत है। उसके अलावा जैसे जो न्यूटन का जो प्रिंसिपल है, उसके अलावा जैसे, अब ये जैसे मैंने न्यूटन का यहाँ पे एग्जांपल नहीं दिया, लेकिन आपके पास कॉपी और पेन हाथ में होगा तो आप लिख लोगे फटाफट से। न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल प्रिंसिपल है, या फिर थर्मोडायनामिक्स के जो प्रिंसिपल्स है, थर्मोडायनामिक्स के जो भी 4 लॉ है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंट्रोपी वाला है, हाँ। तो अ, ये जो सारे लॉज हैं, वो रीत का पालन करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप एग्जाम में करके आओगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, ऑफ कोर्स मिलेंगे, ठीक है? ऋग्वेदा में मेंशन्ड है। आप देखो ऋग्वेदा का मैंने थोड़ा डीप, अब मैं क्या है, थोड़ा ऐसा हूँ कि यदि मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार मैं सच में जानूँ उसके बारे में और आप तक सही चीज़ पहुँचाऊँ, ऐसे सुनी-सुनाई बातों पे विश्वास ना करूँ। तो ऋग्वेदा में 10 1 10 पॉइंट, ये ऋग्वेदा के अलग-अलग खंड होते हैं। उसमें 133 और 6 चैप्टर में ये लिखा हुआ है, ऋतश्यम न पथा नयाति, हमें सत्य के मार्ग पे ले चलो। मतलब यहाँ पे ऋत का जो मतलब है वो सत्य है। ठीक है? उसके अलावा ऋत का जनक किसको बोला जाता है?
भगवान विष्णु को, क्योंकि जितनी भी सारी चीजें आपको पता है कि भगवान विष्णु के गर्भ से निकली है, जो कमल का फूल है वहां से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, फिर ब्रह्मा ने सब सारे सृष्टि का सृष्टि का रचयिता कहलाते हैं। तो इसीलिए ऋत के जो जनक है वो भगवान विष्णु माने जाते हैं। भगवान विष्णु को कहा जाता है ऋत का हिरण्य गर्भ का मतलब होता है कि उत्पत्ति, किसी का भी जो ओरिजिन होता है। गर्भ मतलब गर्भ मतलब क्या होता है, जैसे कोख होती है ना, घड़ा होता है। और हिरण्य मतलब सोने का घड़ा जिससे पूरा संसार निकला हो, वो कौन है? वो अपने विष्णु भगवान है। तो ये भी आप लिख सकते हो कि ऋत को सॉरी विष्णु को ऋत का जनक माना जाता है, और वरुण को ऋतस्य गोप मतलब ऋत का चालक कहा जाता है। अब देखो, किसी ने जन्म दे दिया, लेकिन किसी को जिम्मेदारी संभला दी गई कि भाई वरुण भाई, भगवान विष्णु ने बोला कि वरुण भाई देख, मैंने ऋत को जन्म दे दिया है, मैंने प्लैनेट्स बना दिए, सब कुछ बना दिया, मैंने बोल दिया कि प्लैनेट्स ऐसे घूमेंगे, लेकिन ये इसका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप चौकीदार हो। ठीक है? तो वरुण को ऋत का चौकीदार माना जाता है, ऋतस्य गोपम। ठीक है? जैसे खजांची होता है ना, जो जैसे धन है, धन तो लोगों का है वो, लेकिन उसको खजांची बना दिया गया, उसको चालक बना दिया गया कि तेरी जिम्मेदारी है ना? तो ऋतस्य गोपम, गोपम का मतलब एक्चुअली खजांची होता है ना, द वन हु इज ट्रेजर ऑफ दैट फंड। तो गोपम, तो ये जैसे मैंने क्या किया, मैंने ऋग्वेद ही ढूंढ डाला, पीडीएफ है, और वहां से मैंने ये फोटो ली कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे श्री गणेशाय नमः से शुरू है ये, तो गणेश जी मतलब पता है उस टाइम भी थे। और यहाँ पे गोपारितश्ये ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये। तो वरुण को, ये वरुणा गोपारितश्य, तो वरुण को ऋत का चालक कहा गया है, ये भी आप लिख के आओगे एग्जाम में, ठीक है? विष्णु जनक है, और वरुण ऋतस्य गोपा हो गया। चले आगे, चलते हैं जी साहब। हाँ जी, तो मैं एक बार देख लेता हूँ, ये सही है। हम्म। हाँ। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रिट के, मैंने बता दिए कि यूनिवर्सल है, दिस इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, ये काल और स्थान से परे है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रित आदर्श को परिभाषित करता है, मतलब दैट इज आइडियल, जो भी चीज आइडियल है, जो आदर्श है, जो सही है, जो उचित है, जो सत्य है, उसी को परिभाषित करता है ना? जो होना चाहिए, है ना? जैसे ईज एंड आउट थ्योरी नेचुरल फिलोसफी वाली पढ़ी थी अपन ने, याद करो। जो है और जो होना चाहिए, जो होना चाहिए उसको परिभाषित करता है। यदि कोई चीज क्रम से इधर उधर जा रही है, तो रित उसको क्रम में लाने की कोशिश करेगा, जो होना चाहिए उसकी बात करता है रित, ठीक है? तो ये रित सही और उचित की ओर ले जाता है, ठीक है? ये तो अपन ने पढ़ लिया अच्छे से। ऋत धर्म का पूर्ववर्ती है, ऋत के बाद में ही धर्म आया। जैसे बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं ना कि पहले प्रचलित थे लेकिन अब उनको गौण हो चुके हैं। तो ऋत इतना अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन धीरे धीरे धर्म ने इसको रिप्लेस कर दिया। जबकि ओरिजिन जो धर्म का है वो ऋत से ही है, क्योंकि धर्म में तो वही है ना, धर्म अच्छाई की तरफ ले जाता है, सत्य की तरफ ले जाता है, उचित की तरफ ले जाता है ना? और ऋत भी तो यही बोलता है। तो ऋत को धर्म ने रिप्लेस कर दिया विद टाइम, धीरे धीरे बाद में, चाहे वो आप मनुस्मृति का इन्फ्लुएंस कह लो, या फिर बाद के जितने भी जो ग्रंथ आए उनका इन्फ्लुएंस कर दो, कि ऋत शब्द गौण हो गया और धीरे धीरे वो किधर चला गया, इसकी तरफ चला गया, धर्म की तरफ, ठीक है? अब 3 फीचर्स है रीत के। एक है गति, दूसरा है संगठन, और तीसरा नियति। अब समझ लेते हैं पहले फटाफट से। देखो भाई, गति तो होनी चाहिए, का मतलब ही गति होता है, तो गति होनी चाहिए। लेकिन गति तो रैंडम भी हो सकती है। गति तो ट्रैफिक में आप ट्रैफिक में जो वाहनों का मूवमेंट है, वो भी गति है, लेकिन क्या वो रीत का पालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि गति के साथ यहाँ पे संगठन भी होना चाहिए। संगठन मतलब इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स, ऐसा नहीं कि आप रैंडम चल रहे हो, है ना? आपका किसी से डिपेंडेंस ही नहीं है। अब देखो, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। यदि पृथ्वी रैंडम चक्कर लगा रही होती, आज सूर्य के, कल मार्स के, कहीं कल मिल्की वे में कहीं और, तो वो ऋत का पालन नहीं कर रही होती। क्यों? क्योंकि संगठन है सूर्य के साथ, उसका संगठन हो गया। और तीसरा नियति, वो भी एक ऑर्डर में होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि सूर्य के चारों चक्कर तो लगा रही है, लेकिन कभी ईस्ट से वेस्ट जा रही है, कभी वेस्ट से ईस्ट जा रही है, ऐसा भी नहीं है। उसमें भी नियति है, उसमें भी एक क्रम है, उसमें भी एक इनहेरेंट ऑर्डर है। जब ये तीनों चीजें मिल मिल जाती है तो फिर ऋत बन जाता है। इसीलिए ट्रैफिक ट्रैफिक में जो वाहनों का जो मूवमेंट होता है, जब कार इधर से उधर जा रही है, क्या वो डेली उसी टाइम जाती है? जैसे सूर्य डेली निकलता है ईस्ट से, क्या कोई कार डेली उसी ट्रैफिक लाइट से गुजरेगी? नहीं। उसके मालिक पे डिपेंड करता है, तो वो ऋत का पालन नहीं कर रही। लेकिन पृथ्वी ऋत का पालन कर रही है, क्योंकि डेली सूर्य के चक्कर लगाती है, उसी गति से लगाती है, उसी डायरेक्शन में लगाती है, ठीक है? और सूर्य के लगा रही है, किसी और के नहीं लगा रही, कि आज आज सूर्य के साथ है, कहीं कल किसी और के साथ। ये जेन जी की तरह नहीं है, ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो 3 फीचर्स मैंने आपको बता दिए, गति होनी चाहिए, संगठन होना चाहिए, और नियति होनी चाहिए। समझ में आ गया तो अब आप पढ़ ही लोगे। द कंटीन्यूअस मूवमेंट, ठीक है। सिस्टम बेस्ड ऑन इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स, सद्भाव या सद्भाव आधारित व्यवस्था होनी चाहिए, और
गति का एक अंतर्निहित क्रम होना चाहिए, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स मैंने दे दिए सोलर सिस्टम और सीज़न। सीज़न में ऐसा तो नहीं कि सर्दी के बाद में वसंत आता है लेकिन सर्दी के बाद में अचानक से गर्मी आ गई, ऐसा तो नहीं है। क्रम से ही आते हैं सारे ऋतु सीज़न जितने भी आते हैं, जितनी भी ऋतुएँ आती हैं, तो मतलब वो ऋतु का पालन कर रही है। उसके अलावा 4 स्टेजेज़ ऑफ लाइफ़ जैसे ये वाला मैंने बता ही दिया आपको। ये सन है और ये इसके चारों चक्कर लगा रहे हैं अलग-अलग। जैसे 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ आश्रम धर्म, तो सबसे पहले आपको ब्रह्मचारी होना होगा, फिर गृहस्थ होना चाहिए, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास है। गति है, मूवमेंट हो रहा है लाइफ का, ठीक है? गति हो गई। उसके बाद में संगठन, क्या इंडिपेंडेंट है? नहीं। डिपेंडेंट करते हैं कि ब्रह्मचारी का पालन करने के बाद में ही आप गृहस्थ में जा पाओगे। गृहस्थ का पालन करने के बाद में आपको सजेशन दिया जाता है कि वानप्रस्थ में जाओ और रैंडम नहीं है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी के बाद में सीधा सन्यास बन गए आप, ठीक है? तो तीनों फॉलो हो रहे हैं जब तब वो ऋत का पालन कर रहे हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? एग्ज़ाम्पल्स भी मैंने आपको खूब दे दिए। आगे चलें? चलते हैं तो आगे। ऋत सबसे किन-किन चीज़ों का ओरिजिन हुआ है? मैंने बता दिया धर्म का ओरिजिन हुआ है, ठीक है? उसके अलावा रिचुअलिज़्म, भाई रिचुअल क्या होती है? कोई भी हम कर्मकांड करते हैं, तो एक एक फिक्स ऑर्डर से ही तो करते हैं, क्रम से ही तो करते हैं। शादी में जैसे पहले मंत्र पढ़ेंगे, फिर फेरे होंगे, फिर कुछ और होगा। जितने भी रिचुअल्स हैं, वो एक एक सुशब्द तरीके से फॉलो होती है ना? इसीलिए उसको रिचुअलिज़्म बोलते हैं। रिचुअलिज़्म का वर्ड का जो ओरिजिन है, वो ऋत से ही आता है, ठीक है? ठीक है। उसके अलावा रीति-रिवाज, भाई रीति-रिवाज भी सेम है ना? कि दीपावली है, दीपावली के बाद में होली आएगी, होली के बाद में ये भी क्रम से फॉलो हो रही है। जो जितने भी रीति-रिवाज है और जो क्रम फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको रीति-रिवाज नहीं बोलते हम। वो तो बिगड़ जाती है ना फिर कि रीति बिगड़ गई फिर तो, ठीक है? उसके अलावा ऋतुएँ जो सीज़न्स है बसंत हो गई, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और शीत ऋतु, ठीक है? तो ये हो गया साहब। उसके अलावा रित्म, रित्म भी वही है। RHY रित्म इसका भी ओरिजिन रित से ही होता है। रित को समान धर्मी अंग्रेजी शब्द रिदम से भी समझा जाता है। रिदम क्या होता है? लय, एक लय होनी चाहिए किसी भी चीज़ में, है ना? तो वो वाली चीज़ हो गई। ये जैसे सीज़न में लय है कि बसंत, बसंत के बाद में ग्रीष्म, वर्षा, 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 ठीक है? समझ में आ गया आपको? ओके साहब। एप्लीकेशन बता दो, बातें तो हो गई। रित अच्छे से समझ में आ गया आपको। रित की इम्पोर्टेंस भी समझ में आ गया। देखो वैसे तो बहुत वाइड सब्जेक्ट है इसमें। आई थिंक ऋग्वेदा में ये 300-400 बार मेंशन्ड है, कंट्रोल ऑफ मैंने किया था तो, ठीक है? तो बहुत वाइड सब्जेक्ट है लेकिन अपने को एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ना है। इसीलिए मैंने 2-3 स्लाइड बनाई है इम्पोर्टेंट। एप्लीकेशन क्या है भई? रित एडवोकेट्स फॉर एन ऑर्डर, हार्मनी एंड लॉफुलनेस। ऐसे रैंडम चीज़ों के खिलाफ है रित। इसीलिए समाज में भी एक एडमिनिस्ट्रेटर को चाहिए कि वो एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पांसिबिलिटी को सोशल ऑर्डर, पीस और हार्मनी सोसाइटी में मेंटेन रखे। ठीक है? It awakens environmental consciousness and sense of gratitude. It highlights the importance in maintaining harmony with oneself. देखो, जब हम अवेयर होते हैं कि यार हमारी धरती ऋतु का पालन कर रही है। जब हम अवेयर होते हैं कि यार सीज़न जो है वो बसंत, बसंत के बाद में ग्रीष्म, ग्रीष्म से एक एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हार्मनी बनाए रखें हमारे साथ, हमारे आस-पास के लोगों के साथ और इस एनवायरनमेंट, इस धरती के साथ। क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज इज़ अगेंस्ट इट कि धरती पालन करवाना चाह रही है कि भाई जो बारिश है वो मानसून के टाइम में आए, वर्षा ऋतु में आए। लेकिन क्लाइमेट चेंज जब होता है, जब मनुष्य के द्वारा अप्राकृतिक चीज़ें की जाती है, तो ऋतु का उल्लंघन होता है और ऋतु के उल्लंघन से बाढ़ आती है, अकाल आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है? तो इसीलिए एक हार्मनी होनी चाहिए, परस्पर संबंध होना चाहिए, पॉजिटिव संबंध होना चाहिए किस-किस के बीच में, खुद के बीच में, अन्य लोगों जो आस-पास के जो प्राणी हैं उनके बीच में और इस धरती के बीच में। ये भी ऋत हमें शिक्षा देता है। यदि ऋत का पालन नहीं करता तो पाप लगता है। पाप के अलावा हमें भुगतना भी पड़ता है, जैसे बाढ़ हो गया, अकाल हो गया। आगे एक एग्ज़ाम्पल और लूँगा मैं, समझ में आ गया? तो एक ऑर्डर को फ़ॉलो करने की, एक हार्मनी की अपने से अपील करता है ऋत वाला कांसेप्ट, ठीक है? तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कांसेप्ट आ गया, क्लाइमेट चेंज वाला आ गया और एक एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के प्रति क्या है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, पीस मेंटेन करने की, वो आ गई इसमें, ठीक है? अकॉर्डिंग टू रीड देयर इज सुप्रीम पावर गाइडिंग, ठीक है। तो क्या है, रीड क्या बोलता है कि जो भगवान विष्णु है उन्होंने सब कुछ ऑर्डर सेट करके रखा हुआ है, इसको मत बिगाड़ो। एक सुप्रीम पावर है, अननोन पावर है जो गाइड कर रही है सबको, है ना? ठीक है, वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन में सुप्रीम पावर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन, कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब है जो एक एडमिनिस्ट्रेटर को गाइड करते हैं। वो अपनी मर्जी से कोई भी गति फॉलो नहीं कर सकता कि कभी भी ऑफिस आ रहा है, कभी भी ऑफिस नहीं जा रहा। उसे उन गाइडिंग प्रिंसिपल्स का पालन करना पड़ेगा यदि वो अच्छे से अपनी ड्यूटी करना चाहता है तो। पढ़ते हैं भाई। सिमिलरली आवर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। कभी आप इंटरव्यू दोगे, आई एम श्योर आप इंटरव्यू दोगे। इंटरव्यू में यदि आपको पूछ लिया जाए कि आपकी सबसे फेवरेट बुक कौन है और कौन सी बुक को आप सबसे ऊपर मानते हो, बिना डाउट गीता भी मत बोलना।
गीता के ऊपर भी आप कॉन्स्टिट्यूशन को बोलना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो बहुत ज्ञानी धनी आदमी थे और उन्होंने गीता वीता सब पढ़ी हुई थी। वो सारी चीज़ें राज्यसभा में, तो मैंने बोला ना, राज्यसभा के पीछे तो लिखा हुआ है, वो गीता का कोड लिखा हुआ है। तो वो इतने ज्ञानी-वानी लोग थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन उन सबका सार है। सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने पढ़े, गीता वगैरह उन्होंने पढ़ी, कुरान, बाइबल सब पढ़ी उन्होंने, उनका सार है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखना है अपने को, गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, ठीक है? सरप्राइजिंगली इंडियन डेमो अब देखो, बांग्लादेश में जब हर बार इलेक्शन होता है, इस बार कम हुआ है, ठीक है? क्योंकि इस बार जो नेचुरली वो महबूबा मुफ्ती को चुनना था उनको, लेकिन बांग्लादेश हो गया, ये जैसे सीरिया-वीरिया की तो बात ही छोड़ दो, पाकिस्तान हो गया, इन सब देशों में जब इलेक्शन होता है ना, हालत खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा राइट्स होते हैं, केओस होता है, मर्डर होते हैं, बहुत सारे होते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली इंडिया में होता है, लेकिन बहुत कम, मतलब मर्डर की तो बहुत कम सुनते हैं कि 80 करोड़ लोग, हम ना चीज़ों को कैज़ुअल लेते हैं, इंडियन डेमोक्रेसी को कैज़ुअल लेते हैं, हमारे आस-पास जो हमारे पास अच्छी चीज़ें हैं, उनको कैज़ुअल लेते हैं हम। 80 करोड़ लोग इलेक्शन से एक आदमी को चुन रहे हैं। आदमी कोई भी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे पीएम मोदी हो, कोई भी हो। लेकिन एक आदमी को चुन रहे हैं और ग्रेसियसली पूरा देश उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई, डेमोक्रेटिक आउटकम ये है और हम एक्सेप्ट करते हैं। बहुत बड़ी बात होती है इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करना। 80 करोड़ लोग बिना केओस के, बिना किसी हंगामे के, बिना किसी राइट्स के। ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है? नहीं तो सूडान, इनमें इनमें आप कभी फॉलो करना न्यूज़। भयंकर राइट्स होते हैं, मतलब इंसान की तो वैल्यू ही नहीं होती यहाँ पे। तो दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज सुप्रीम गाइडिंग पावर्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, क्रेडिबल एंड स्ट्रॉन्ग जुडिशरी है और इलेक्शन कमीशन है। ये सब बॉडीज हैं जिनका पालन एडमिनिस्ट्रेटर करता है, जिनके प्रिंसिपल्स का पालन, गाइडिंग प्रिंसिपल का, जैसे जुडिशरी ने बोल दिया कि कौन सा केस था, राम बाबू आगे आगे नाम भूल गया मैं, राम बाबू वर्सेज वर्सेज में भूल गया। तो राम बाबू नाम से एक केस था अभी हाल ही में, तो जुडिशरी ने बोल दिया कि आप कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट कर रहे हो तो उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री आपको पब्लिश करनी पड़ेगी, सोशल मीडिया पे पब्लिश करनी पड़ेगी, अखबार में पब्लिश करनी पड़ेगी। अब हर पार्टी के कैंडिडेट को ये करना पड़ेगा साहब। तो हमारी जुडिशरी इतनी स्ट्रांग है कि हम गलत होने ही नहीं देंगे, हम एक क्रम में जाना चाहेंगे, हम ऊर्ध्वाकार गति करेंगे, हम ऊपर ही गति करेंगे, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जुडिशरी हो गई, न्यायपालिका हो गई और ये अपना इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है? द रियल डूअर इज विष्णु। रित का रित का जो जनक है वो कौन है? विष्णु है। एंड अदर गॉड्स हैव टू फॉलो द रूल्स। अब ऐसा है, वरुण देवता है, सूर्य देवता है, याद करो हमने इनको देवता बोला है, नॉर्मल लोग नहीं है ये, या फिर नॉर्मल चीजें नहीं है। ठीक है, वरुण देवता जो कि हवा का, पानी का, ईथर, आकाश का देवता बोला जाता है। उसके अलावा सूर्य देवता हो गया, ठीक है। गंगा को भी तो हम देवी बोलते हैं, तो हमने तो अपनी प्रकृति के जो आसपास जो चीजें उनको देवी और देवता बनाए गए, इनको भी एक ऑर्डर फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं कि गंगा आज इधर क्या बोल रहा हूँ मैं, बे ऑफ बंगाल में जा रही है और कल को अरब खाड़ी में जाने लगी है, ऐसा तो नहीं होता। तो गंगा को भी रित से बांधा गया है, गंगा को भी एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है कि भाई हिमालय से निकलेगी और बे ऑफ बंगाल में जाके मिलेगी, ठीक है। तो इनको भी, देवी देवताओं को भी रित का पालन करना पड़ता है और सब कुछ जो कर रहा है वो कौन है? विष्णु है। तो जब ये भावना हमारे अंदर आएगी तो हमारे अंदर अहम भाव मर जाएगा, आई की जगह हम बी से रिप्लेस हो जाएंगे, है ना? तो दिस हेल्प्स किलिंग द आई एंड ईगो इन पर्सन। अहम भाव को खत्म कर देता है कि यार जो भी, जैसे आप कुछ काम करोगे, आपने किसी को पट्टा दिलवा दिया, आपने किसी की हेल्प कर दी, आपने किसी को राशन दिलवा दिया, आप में अहम भाव आएगा ही नहीं। आप बोलोगे मैं तो अपने रित का पालन कर रहा हूँ, मैं तो अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ, सब कुछ विष्णु है। अपन नहीं बोलते गाँव में कि भगवान के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, सब ऊपर वाला कर रहा है। ये सब चीज़ें हमारी सोसाइटी में इनकलकेटेड है। हमारी सोसाइटी के लोगों को हो सकता है कि रीत का कांसेप्ट नहीं पता, लेकिन कहीं न कहीं चीज़ें प्रोपोगेट की गई है और उनके माइंड में है कि भाई अहम भाव नहीं लाना है, सबका मालिक एक, सब ऊपर वाला कर रहा है, ठीक है? तो नो पर्सन इज बियॉन्ड लॉज। दूसरी बात, जब देवी देवताओं को रित का पालन कर रहा है, जब गंगा मैया को रित का पालन करना पड़ रहा है, जब सूर्य भगवान को रित का पालन करना पड़ रहा है कि वो हमेशा पूर्व से उगेंगे और पश्चिम में ढलेंगे, हर हर टाइम में, हर सीजन में एक फिक्स टाइम में उगेंगे और ढलेंगे, ऐसा नहीं कि रैंडम आज दिन के 12 बजे उग रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर इंसान की क्या औकात, इंसान को भी रित का पालन करना पड़ेगा और सब समान है। जब देवी देवता नहीं छोड़े गए तो सब समान है। ठीक है, वैसे ही
आर्टिकल 14 ये बोलता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिखा हुआ है ठीक है। तो आर्टिकल 14 जो अपना फंडामेंटल राइट है उसमें लिखा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसलिए कोई भी रित के परे नहीं है, कोई भी नियम कायदे कानून के परे नहीं है, कोई भी सत्य के परे नहीं है, सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में हम यूज कर सकते हैं कि ठीक है कि देवी देवता भी नहीं बख्शे गए, तो इक्वलिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक है, उसको हिंदी में बोल देता हूँ। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। उदाहरण क्या है? प्रचंड सूर्य भी रित से परे नहीं है, तो फिर हमारी क्या औकात है? इससे दो चीजें हो रही है, एक इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सब समान है, हमें भी पालन करना पड़ेगा भाई। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी जगह मंदिरों में दर्शन के लिए आईएएस साहब आ गए, तो लाइन में नहीं लगे हुए, वीवीआईपी दर्शन हो रहे हैं। जब सूर्य रित से बंधा हुआ है, सूर्य नियमों से बंधा हुआ है, तो तुम कौन हो? तुम भी लाइन में लगो। ठीक है, अब वो कोई सर्कमस्टांस है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर के लिए कहीं जाना है, अर्जेंट है, तो फिर उस हिसाब से आप कर सकते हो दर्शन। लेकिन वैसे बता रहा हूं मैं कि जब प्रचंड सूर्य भी रित से परे नहीं है, तो एक एडमिनिस्ट्रेशन में अहम भाव नहीं आना चाहिए और उसको सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। ठीक है, चलो। रित के विरुद्ध जाने से पाप लगता है, ठीक है साहब। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसमें क्या यूज कर सकते हो कि जैसे गंगा को आप पॉल्यूट कर रहे हो, गंगा का जो रित है, जो धर्म है, वो क्या है कि अरे यार ये बाल सॉरी। तो हमें गंगा को यदि आप पॉल्यूट कर रहे हो, तो आप गंगा की जो रेत है, जो गंगा का स्वभाव है, उसके विपरीत काम कर रहे हो, तो आपको पाप लगेगा साहब। ठीक है, मनुष्य का स्वभाव ही उसका रीत है। आप देखो, मेरा रीत क्या है? मैं अपने स्वभाव के हिसाब से काम करूं। जैसे मान लो मुझे टीचिंग में मजा आ रहा है, या मैं टीचिंग में अच्छा कर पा रहा हूं, तो मेरा रीत है, मेरा धर्म ये है कि मैं अच्छा पढ़ाऊं। ठीक है, यदि मैं अपने रीत के खिलाफ कोई प्रोफेशन चूज करता हूं, तो वो क्या होगा? उससे अकुशलता आएगी, मैं इफिशियंसी नहीं आ पाएगी, मैं इनएफिशिएंट काम करूंगा। ये सच्चाई है। जैसे कोटा में आत्महत्या क्यों हो रही है? कि बच्चे का एप्टीट्यूड ही नहीं है, बच्चे का स्वभाव ही नहीं है साइंस लेने का, या बायोलॉजी लेने का, या मैथ्स लेने का, या कोई भी और सब्जेक्ट लेने का, और उसे जबरदस्ती धकेल दिया गया। उसके रित के खिलाफ। रित का एक मतलब स्वभाव भी होगा, जो नेचुरल ऑर्डर है। हम उस बच्चे का जो प्रकृति है नेचुरल, वो क्या है? वो साइंस की नहीं है। वो हो सकता है पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर सकता था, पॉलिटिकल साइंस लेके हो सकता था, वो बहुत अच्छा क्रिकेटर बन सकता था। जब आप एक बच्चे के रित के खिलाफ काम करते हो, तो अकुशलता होती है, इनएफिशिएंसी, और वो अपनी लाइफ भी ले सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है। कोटा की आत्महत्या का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, कोटा आत्महत्या, अत्यधिक बोझ से दबे बच्चे। ठीक है, उसके अलावा भ्रष्टाचार, घोटाले, चोरी आदि जैसे कर्म, ये भाई ये सब किसके खिलाफ है? रित के खिलाफ है। ये सारे आपके जो सत्य है, आपका जो धर्म है, उसके खिलाफ है ये सारी चीजें। तो आप रित का उल्लंघन कर रहे हो, तो आपको पाप लगेगा। ठीक है, अनर्थ या असत्य दुःख क्यों ले जाता है? और अल्टीमेटली इन सब चीजों से क्या होगा? दुःख ही होगा। चंदा कोचर को आपको पता है, चंदा कोचर का एग्जांपल मैंने दिया था। उसका धर्म, उसका रीत ये बोलता था कि जो ऋण दिया गया है किसके द्वारा? बैंक के द्वारा, वो कुछ नियमों से बंधा होना चाहिए। यही तो होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वहां पे ताकि आपको क्या लेना है? वहां पे आपको कोलेटरल लेना है, अच्छे से गारंटी लेनी है लोन की। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट उनसे लेना है। उनके उनका यदि लोन एनपीए में जा रहा है, तो उसको रजिस्टर में मेंटेन करना है। ये सब नियम थे। इन नियमों के परे जाकर उसने लोन दिया, तो उसने रित का उल्लंघन किया, अपने धर्म का उल्लंघन किया, और अल्टीमेटली क्या हुआ? दुखी हुआ। पाप तो लगेगा लगेगा, दुख हुआ। क्या हुआ? उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई, उनका नाम खराब हो गया, रेपुटेशन खराब हो गई, पोस्ट चली गई आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ की, और अल्टीमेटली जेल हो गई। बताओ, रित रित इतना खतरनाक कंसेप्ट है। गांधी जी ने क्या कहा था? याद करो, गांधी जी जब मैंने बताया था, तो गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में क्या था? उनके आइडियोलॉजिकल क्लेशेस थे। क्या थे? 1934 में भूकंप आया था बिहार में, भयंकर वाला। तो गांधी जी ने कहा था कि ये साहब अस्पृश्यता के कारण भगवान दंड दे रहा है। तो अस्पृश्यता को अनर्थ कहा गया। अनर्थ मतलब अनरित, रित के अपोजिट आप काम कर रहे हो, आप पाप पाप वाला काम कर रहे हो। अनटचेबिलिटी तो अनरित है ना, सत्य से परे है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा था कि वर्ण 4 टाइप के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये किस पे डिपेंड करते हैं? आपके स्वभाव और आपके कर्म पे डिपेंड करते हैं। अच्छे से पढ़ा था मैंने गीता में ये। तो जब स्वभाव आपके आपके गुण और आपके कर्म पे डिपेंड करते हैं, तो हाउ कैन यू फोर्स समवन टू डू मैनुअल स्क्वेंजिंग? हाउ कैन यू बिहेव विद समवन विद डिस्क्रिमिनेटिंग थॉट्स? तो ये गलत है ना। तो ये अनरित है, जो गलत है वो अनरित है, रित के खिलाफ है। और इसलिए भगवान दंड दे रहा है आपके पाप का। इसलिए 1934 में भूकंप आया, ऐसा गांधी जी का मानना था। रविन्द्रनाथ टैगोर इसके अपोजिट थे। लेकिन आप यहाँ पे अपना एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि ये अनरित है। तो उदाहरण, चंदा कोचर ने ऋण देने के लिए मानदंडों को उल्लंघन किया, अपने धर्म की कार्य किया। इंग्लिश में मैंने कर दिया अच्छे से। आगे चले।
एक दो एप्लीकेशन पढ़ लेते, देखो इतने सारे एप्लीकेशन बता दिए मैंने आपको, ये रट लेने हैं आपको, ठीक है? रिथ मीन्स नेचुरल ऑर्डर व्हिच कैन बी एक्सटेंड टू अननोन। अब देखो भाई, नेचुरल ऑर्डर है कि सूर्य यहाँ से उगेगा और यहाँ से पश्चिम में वो करेगा। तो पिछले ज़माने में आप अपने मम्मी से, पापा से पूछना कि घड़ियाँ नहीं होती थी गाँव में, तो वो अपने समय का कैसे आकलन करते थे? वो करते थे कि परछाई है, यहाँ पे आ गई वो, या फिर वो ऐसे-ऐसे भी करते थे कुछ-कुछ, है ना? तो मैं दिख रहा हूँ क्या? हाँ, ठीक है? तो इस तरीके से करके कि परछाई की लंबाई कितनी है वो सब, है ना? सूर्य से, वो समय का आकलन करते थे। दे वर प्रेडिक्टिंग थिंग्स, क्योंकि उनको पता है कि एक फिक्स ऑर्डर है, यहाँ पे परछाई इतने बजे आ जाती है। एक बार उन्होंने टाइम सेट कर दिया कि यार यहाँ पे परछाई आती है तो 7 बजे, यहाँ पे आती है तो शाम को 4 बज जाते। गाँव में बहुत होता था जब घड़ियाँ नहीं थी तो, ठीक है? तो रित से आप नेचुरल ऑर्डर के आधार पे चीज़ें प्रिडिक्ट भी कर सकते हो। अभी हो रहा है, जैसे ब्लैक होल है। यार मार्स पे जाने से पहले आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि जब रॉकेट को इतनी स्पीड से हम भेजेंगे तो वो एस्केप वेलोसिटी अटेन कर लेगी। यहाँ से एस्केप होके मार्स के ग्रेविटेशन फील्ड में आ जाएगी और वहाँ से जो अपन ने वो जैसे चंद्रमा की बात कर लो, अभी जो चंद्रयान मिशन था, वहाँ से फिर हम इतनी स्पीड से उसको भेजेंगे, इस तरीके से उसपे अपोजिट थ्रस्ट लगाएँगे ताकि क्रैश लैंडिंग नहीं हो। ये सब कैलकुलेशन किस आधार पे हो रही है? ये सब कैलकुलेशन हो रही है प्रिडिक्शन के आधार पे कि धरती इतनी बड़ी है, तो चंद्रमा इतना है, तो धरती का लगभग 1/6 चंद्रमा पे ग्रेविटेशन फोर्स होगा। ये हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। चंद्रमा पे जाने से पहले चलो 1969 में लैंडिंग हो गई थी, लेकिन उससे पहले भी ये सब कैलकुलेशन तो की गई होगी कि चंद्रमा का ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा, वो सब होगा। कैसे कर रहे हो आप? क्योंकि आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऑर्डर फॉलो करता है कि बॉडी का जो मास है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये सब आप gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये सब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। मास पे डिपेंड करता है बॉडी के पे ग्रेविटेशन फोर्स, और चंद्रमा का मास इतना है, द्रव्यमान इतना है, धरती का इतना है, तो धरती पे ग्रेविटेशन फोर्स यदि 9.8 है, तो चंद्रमा पे इतना होना चाहिए। ये हमने क्या किया? प्रिडिक्शन किया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ऐसा रैंडम नहीं हो जाएगा कि चाँद पे जाएँगे और वहाँ देखेंगे वहाँ तो ग्रेविटेशन फोर्स 16 हो गया। ऐसा नहीं होगा। जो हमने कैलकुलेशन की है वही आएगा। क्यों? क्योंकि ऑल दीज़ बॉडीज़ आर फॉलोइंग ए नेचुरल ऑर्डर, क्योंकि जो पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके ही सापेक्ष वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल होगा, उसका द्रव्यमान के सापेक्ष, ठीक है? तो ऐसी चीज़ों से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं चीज़ें। तो इसलिए रीट कैन बी यूज्ड टू डिस्कवर थिंग्स, जैसे ब्लैक होल को डिस्कवर करने में, है ना? गैलेक्सीज़ को डिस्कवर करने में, फाइंडिंग पैटर्न्स इन कॉस्मोस, ब्रह्मांड में पैटर्न को फाइंड आउट करने में। लीड्स टू इनोवेशन, क्यूरियोसिटी एंड डिस्कवरी। वही वाली चीज़ हो गई कि हम कभी कोई छोटा ग्रह, बोना ग्रह, कोई धूमकेतु, कोई उल्कापिंड, ये सब हम क्या करते रहते हैं, नासा वाले प्रिडिक्ट करते रहते हैं, ढूँढते रहते हैं। तो रित हमें इनोवेटिव भी बनाता है, क्रिएटिव भी बनाता है, डिस्कवरी में भी मदद करता है, ठीक है? रिट कैन नॉट बी वर्शिप्ड। अब एक बात बताओ, एक तो होती है कि सिर्फ़ वर्शिप कर रहे हो आप किसी चीज़ की, लेकिन रिट रिट वर्शिप करने की चीज़ नहीं है, सिर्फ़ पूजा करने की। रित को आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। है ना? सूर्य भगवान को सिर्फ़ पूजा नहीं सिर्फ़ मतलब आप मूर्ति रख के पूजा नहीं कर सकते रात को। सूर्य भगवान को आपको सुबह ही जल चढ़ाना पड़ेगा, उससे आपकी लाइफ़ में भी क्रम आएगा कि आप सुबह उठे, नहाए-धोए, और क्योंकि आपकी लाइफ़ में भी ऑर्डर आ गया ना, क्योंकि सूर्य सुबह निकलता है। तो रिट को फ़ॉलो करना पड़ेगा, आपको कर्म में लाना पड़ेगा रिट को, सिर्फ़ पूजा नहीं करनी है रिट की। इसीलिए हेंस रिट एनकरेजेस एक्शन रादर देन प्रीचिंग। सिर्फ़ आप भाषण देके काम नहीं चला सकते, रिट को फ़ॉलो करना है तो आपको कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म को, अकर्मण्यता के खिलाफ जाके कर्म को यदि कोई प्रमोट करता है तो रिट है, ठीक है? रिट रिजेक्ट्स आइडलनेस रादर देन प्रमोट एक्टिविटी। अच्छा, थाले बैठने को, आलस्य को रिट रिजेक्ट करता है और एक्टिविटी को प्रमोट करता है, ठीक है? ऋतस्य बधिराणि कर्णानि तदर्थ, ये शायद ऋग्वेद से उठाया था मैंने। तो ये क्या है? ऋत प्रमोट्स ट्रुथ एंड अवेकन्स दोज हू आर स्लीपिंग। ऋत उन लोगों को भी जगाता है जो सोए हुए हैं, ठीक है? मतलब एक तरीके से सत्य को जन-जन तक पहुँचाना है, जो नहीं सुनना चाहता उसको भी सत्य तक पहुँचाना है। अब सत्य एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्या हो सकता है? मतलब जैसे स्वच्छ भारत मिशन है। स्वच्छ भारत मिशन में सत्य मतलब सही, उचित। बाहर जाना, ओपन डिफेकेशन गलत है, अनरित है। उसको रित की तरफ ले जाना है आपको। शौचालय में ही आपको शौच करना है, ये सत्य की तरफ ले जाना है। जो नहीं सुनना चाहता उसको भी आपने फ़ोर्स किया पॉलिसी के थ्रू, यही रित का पालन करवाना है। बहुत ब्रॉड कांसेप्ट है, बता रहा हूँ ना, किसी भी चीज़ पे अप्लाई किया जा सकता है। बस एक्सप्लेन ढंग से करना, रिलेट ढंग से करना, ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी लिख के आ गए। रिलेट करना, ठीक है? रिट इज़ प्रीकर्सर टू धर्म, कर्म एंड रिट। धर्म क्या है? धर्म क्या है? मैनिफेस्टो ऑफ रीत इन रिलीजियस, सोशल एंड मोरल स्फीयर लाइफ। उस रीत का, जब देखो रीत मैंने बताया था 2 तरीके, एक तो भौतिक संसार में और एक सोशल लाइफ में। भौतिक संसार तो चलो ठीक है, ब्रह्मांड वगैरह, सोलर
प्लैनेट्स वगैरह है ना, प्लैनेटरी मोशंस वगैरह। लेकिन जब उसको हम अपनी लाइफ में बात करते हैं तो ऋत धर्म कहला जाता है ना? जैसे फॉर एग्जांपल पृथ्वी भगवान विष्णु ने पृथ्वी और सूर्य बना दिया। वरुण को ज़िम्मेदारी दे दी कि भाई ये जो घूम रहे हैं ना इनका ध्यान रखना तू। अब उस ज़िम्मेदारी का यदि पालन कर रही है, पृथ्वी यदि सच में सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो पृथ्वी अपने धर्म का पालन कर रही है, ठीक है? और डेली कर रही है ऐसा, तो वो अपने कर्म का पालन कर रही है। कर्म करना है भाई मुझे तो घूमना है सूर्य के चारों ओर। तो इसीलिए धर्म और कर्म का जो ओरिजिन है वो कहाँ से आया? ऋत से आया, कि ऋत में बनाया गया सिस्टम, वरुण को ज़िम्मेदारी दे दी गई कि एक ऑर्डर होना चाहिए। उस ऑर्डर का यदि कोई पालन कर रहा है मतलब वो अपने धर्म का पालन कर रहा है, और डेली कर रहा है, नियमित कर रहा है, तो वो अपने कर्म का पालन कर रहा है। ठीक है? कर्मा अपहोल्डिंग धर्मा थ्रू वंस एक्शन, अपने कर्म मतलब एक्शन करके अपने व्यवहार में लाके उस चीज को कार्य करके यदि कोई धर्म का पालन कर रहा है वो कर्म हो गया। ठीक है? और डूइंग इट डेली मीन्स कर्म, ये सब मैंने बता दिया। चलो साहब, ये सब क्या हुआ, ये सब मैंने बता दिया। पृथ्वी द्वारा इसे प्रतिदिन होता है, ऋतस्य बदिनानी करणानी तदर्थ। रित और सत्य में यदि डिफरेंस आ जाए, मान लो 2 मार्कर का क्वेश्चन आ जाए कि रित और सत्य में क्या डिफरेंस है, तो रित एक तो बड़ा कंसेप्ट है सत्य से, तो आप एग्जाम में जैसे ये वाला कर सकते हो ना कि वेन अरे क्या हो गया, हाँ, ये और ये, ठीक है? तो ये जो है ये रित है, ये पेंसिल ढंग से नहीं चलती, और ये इसके अंदर सत्य है, ठीक है? तो एक तो ये वेन डायग्राम बना सकते हो कि सत्य पार्ट है रित का, रित बहुत बड़ा कंसेप्ट है। उसके अलावा रित क्या है? सत्य तो इंद्रिय जनित होता है, मतलब जो सेंसुअल होता है, जैसे हम देख रहे हैं कि यार मेरे सामने कैमरा है, तो ये सत्य है, ठीक है? मैं क्यों? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ इसको, ठीक है? आप मुझे सुन रहे हो भी, क्योंकि आप सुन पा रहे हो, इसलिए आपको लग रहा है कि हाँ, मैं सच में बोल रहा हूँ, ठीक है? ये तो इंद्र जनित जो होता है वो सत्य है, लेकिन रित ना इंद्रियों से भी परे होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहीं परिकल्पना की और हमने बोला, जो हम देख नहीं रहे, लेकिन हमने बोला कि यार चंद्रमा पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है 1/6 है, या फिर कि फार 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 कोई गैलेक्सी में मिल्की वे से भी दूर एक ग्रह है, हमने हमने परिकल्पना की उसकी। तो रित तो उससे भी परे नेचुरल ऑर्डर है, ब्रह्मांड का ऑर्डर है, तो रित सत्य से भी परे है। सत्य सिर्फ एक छोटा पार्ट है रित का, इंद्रिय जनित है। उसके अलावा रित वो सार्वभौमिक है, काल और समय से परे, लेकिन सत्य ऐसा नहीं है। हो सकता है तुम्हारे लिए सत्य कुछ और हो, मेरे लिए कुछ सत्य कुछ और हो, तो सत्य एक छोटा कंसेप्ट है। समझ में आ गया यहाँ तक? 2 मार्कर में इतना ही लिखना है, 2-3 पॉइंट लिख देना। रित लार्जर कंसेप्ट है, सत्य उसका पार्ट है। रित सार्वभौमिक होता है, काल और समय से परे होता है, लेकिन ऐसा नहीं है सत्य के साथ। उसके अलावा सत्य इंद्रिय जनित होता है, जबकि जो रित है वो नेचुरल ऑर्डर फॉलो करता है। ठीक है? चलो साहब, हो गया हो गया। यही रित था। आई होप रित आज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना भी टफ कंसेप्ट नहीं था, आसान कंसेप्ट था बिल्कुल भी। और मैंने रित को समझा दिया लगभग 40 मिनट में। गुड। हाँ जी। अब आते हैं ऋण पे। एवरी ह्यूमन बीइंग गेट्स इजी एक्सेस टू मेनी रिसोर्सेज। अब बताओ आप, मेरे पास सांस ले पा रहा हूँ मैं, मेरे आसपास हवा है, ठीक है? उसके अलावा मैं बोतल कहाँ गई पानी की? ओह! पानी की बोतल लेना ही भूल गया, नहीं तो मैं पानी पी के बताता आपको। मैं पानी पी पा रहा हूँ, ठीक है? मेरे आस-पास पानी है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज़ हैं अपने आस-पास, जिनका मैं उपभोग कर पा रहा हूँ। अब ये रिसोर्सेज़ मुझे फ्री में नहीं मिले। इनके साथ मेरा कुछ दायित्व बनता है कि इन रिसोर्सेज़ की मैं रक्षा करूँ, ठीक है? मेरा दायित्व बनता है कि यदि मुझे रिसोर्सेज़ प्रोवाइड किए गए हैं, तो मैं इनका अच्छे से यूज़ करूँ, ठीक है? इनको बचाए रखूँ, इनका संरक्षण करूँ। यही ऋण है साहब। तो कह क्या रहा है? देखो कवि क्या कह रहा है? कवि बोल रहा है कि एवरी ह्यूमन बीइंग गेट्स इजी एक्सेस टू मेनी रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय गॉड, हेंस इन रिटर्न ही सी हैज एन ऑब्लिगेशन टू और डेट टू रिपे। प्रत्येक मनुष्य ईश्वर द्वारा निर्मित अनेक संसाधनों का उपयोग करता है, इसलिए वो उनका ऋणी है। ठीक है? अब ऋण कितने टाइप के होते हैं? तैत्तिरीय संहिता है, उसका ये याद रख लेना यार आप, क्योंकि देखो ये वाला तो आपको याद रहेगा नहीं। ये जायमानो में ब्राह्मण स्त्री ऋणवा जायते, यज्ञेन देवेभ्य ऋणा ब्रह्मचार्य ऋषभ्य प्रजाए पितृभ्य इति। ये तो याद रहेगा नहीं, नहीं रहेगा ये, और करना भी नहीं है। तो इसकी जगह आप ये याद रख लेना, 6, 3, 10, 5। ये तैत्तिरीय संहिता का ये वो है कि छठे चैप्टर में तीसरा खंड है, 10वां श्लोक है, 5वीं लाइन है, ऐसे कुछ-कुछ है, ठीक है? तो 6 है, 6 का आधा 3, फिर उसके बाद में 10, 10 का आधा 5, ठीक है? ये याद रख लेना कि तैत्तिरीय संहिता ये यजुर्वेद का पार्ट है, ठीक है? संहिता पार्ट होते हैं वेदा के, तो यजुर्वेद का पार्ट है, वो यजुर्वेद मत लिखना। तैत्तिरीय संहिता की 6.3.10.5 में लिखा हुआ है कि एक इंसान, एक बच्चा 3 टाइप के ऋण लेके पैदा होता है, देव ऋण, ऋषि ऋण एंड पितृ ऋण। एग्जाम में मान लो 2 मार्कर या 5 मार्कर का क्वेश्चन आ जाए ऋण पे, तो आप शुरुआत ऐसे कर सकते हो। तैत्तिरीय संहिता उसमें 6, 3, 10, 5 में
ये लिखा हुआ है कि एक बच्चा 3 टाइप के ऋण लेके पैदा होता है, ठीक है? जैसे ये मैं जायमानो वे ब्राह्मण स्त्रीभिर त्रिभिर त्रि मतलब 3 ऋणवा 3 ऋण एक ब्राह्मण ब्राह्मण मतलब एक इंसान के बारे में बोला गया है। जायमानो जो पैदा होता है, एक इंसान 3 टाइप के ऋण लेके पैदा होता है। देवेभ्ये, ऋषिभ्ये और पितृभ्य सॉरी क्या है? एक देव ऋण होता है, एक ऋषि ऋण होता है और एक क्या होता है? कहाँ गया? पितृ ऋण हाँ, पितृभ्य ठीक है? तो 3 ऋण हो गई। देवभ्य, ऋषिभ्य, पितृभ्य। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे चलते हैं। अनदर एंशिएंट हिंदी स्क्रिप्ट है शतपथ ब्राह्मण। अब 3 तो यहाँ पे अब शतपथ ब्राह्मण के 1 7 2 1 अब ये याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। शतपथ ब्राह्मण का मत याद करना, लेकिन वो 33 सही तक याद करना। 6 3 10 5 याद हो भी गया होगा अब तक तो, ठीक है? तो शतपथ ब्राह्मण के इसमें नृऋण, नर मतलब इंसान, मनुष्य ऋण, नृऋण या मनुष्य ऋण ऐड कर दिया गया है। और उसके अलावा श्रीमद् भागवतम में देखो, भागवत गीता अलग है और श्रीमद् भागवतम अलग है, ठीक है? तो श्रीमद् भागवतम में भूत ऋण को भी ऐड कर दिया गया है। भूत ऋण मतलब जो प्राणियों के प्रति जो ऋण होता है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे वो नेचर हो, इसके प्रति जो ऋण होता है ना? उसको भूत ऋण बोलते हैं। तो 5 ऋण अपने पास हो गए। 3 ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण कहाँ पे? तैत्तिरीय संहिता के 6 3 10 5 में। उसके अलावा एक जो नृऋण या मनुष्य ऋण है, वो कहाँ पे? अपना शतपथ ब्राह्मण के 1 7 2 1 ये याद नहीं रहे तो भी कोई 17 और 21 ठीक है? वो छोड़ो, है ना? और लास्ट वाला है श्रीमद् भागवतम में मेंशन्ड है जो कि भूत ऋण है, मतलब आस-पास के जो प्राणी है, फ्लोरा एंड फौना है, उनके प्रति जो ऋण है, जो नेचर है उसके प्रति जो ऋण है, उसको भूत ऋण बोलते हैं। 5 ऋण हो गए, अच्छे से आपको समझ में आ गए? देखो जैसे श्रीमद् भागवतम में ये मेंशन्ड है, ये मुझे मिल गया था। देव ऋषि भूतार पत्रणा पितृणा मतलब देव मतलब देवताओं का, ऋषि मतलब ऋषियों का, भूत मतलब सामान्य जीवों का, अप अपतृणाम मित्रों और सामान्य मनुष्यों का, है ना? और लास्ट में पितृणाम पितरों का। तो ये 5 ऋण हो गए। तो ये याद कर सकते हो आप। देव, ऋषि, भूतार, पितृ नहीं भी करो तो भी कोई बात नहीं। ठीक है? ये सुंदर सी इमेज आ गई अपने पास। देव ऋण, ये सूर्य भगवान मैंने यहाँ पे छाप दिया था। देवताओं के प्रति ऋण, ठीक है साहब? क्योंकि सूर्य भगवान भाई साहब सुबह उठ के हमें धूप देते हैं, ठीक है? हमारी रक्षा करते हैं बहुत सारी चीज़ों से, बैक्टीरिया से, हमें विटामिन डी देते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं अपने को। तो उनके प्रति तो ऋण हो गई। उसके अलावा ऋषि ऋण हो गया साहब, ये ऋषि जी मैंने छाप दिया। पितृ ऋण, ये देखो यहाँ पे पिंडदान कर रहे हैं। नृ ऋण, भाई साहब ये दोस्त है, एक-दूसरे के प्रति, मनुष्यों के प्रति ऋण। और भूत ऋण, ये फ्लोरा फ़ौना हो गया, मतलब ये तो हो गया फ़ौना हो गए, ये दोनों तो फ़ौना हो गए, चिड़िया और लाइन तो, और ये हो गए फ्लोरा। फ्लोरा मतलब जो पेड़-पौधे होते हैं और फ़ौना मतलब जो ये एनिमल एनिमल किंगडम जो होता है, ठीक है? समझ में आ गया आपको? चलें आगे। अब एक-एक ऋण को अपन फटाफट से जल्दी-जल्दी एक्सप्लेन कर देते हैं। चलो सही, सबसे पहले देव ऋण क्या होता है? बिकॉज़ वी रिसीव सनलाइट, अर्थ रिसोर्सेज, फ्रेश एयर एंड वाटर बाय आवर गॉड्स। अब देखो हमने गॉड दे दिया, सूर्य देवता, वरुण देवता, धरती माता, गंगा माता, ये सब हमने देवताओं के थ्रू लिया है ना? जितने भी रिसोर्सेज हम ले रहे हैं, तो इसलिए इनके प्रति हम ऋणी हैं, ठीक है? हेंस वी आर इंडेटेड टू दीज़ गॉड देवताज़। रीपे कैसे करें? इनकी वर्शिप करो भाई, यज्ञ करो, है ना? बहुत सारे यज्ञ होते हैं, जैसे सुबह पहले सूर्य नमस्कार हमने कर दिया। तो इन देवताओं की पूजा करके, यज्ञ करके, हवन करके इनका हम ऋण चुका सकते हैं। ठीक है साहब? मेजर आश्रम कौन-कौन से जिसमें ये ऋण आपको चुकाने होते हैं? वानप्रस्थ और सन्यास, है ना? ये पूजा पाठ वाली चीज़ें, कर्मकांड वाली चीज़ें अधिकतर वही होती है कि आप वानप्रस्थ या सन्यास आश्रम में कर रहे हो, ठीक है? तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या यूज़ है इसका? देखते हैं। अब देखो क्योंकि सूर्य ठीक है। सूर्य देवता है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, इसको प्रोटेक्ट करने भी एक ऋण चुकाने के बराबर ही हो गया, ठीक है? तो एज़ ए एडमिनिस्ट्रेटर हमें जितनी भी पॉलिसीज़ होती है गवर्नमेंट की, जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए होती है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए होती है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1984 के बारे में होती है, उसका ढंग से इम्प्लीमेंटेशन मुझे इंटरव्यू में पूछा था ये कि उन्होंने पूछा कि आप रैंडम जैसे स्पीच मेंबर उसने रैंडम पूछा कि आपको कोई घटना याद है कोई मेजर एनवायरमेंटल सेटबैक की? अ फिर पता नहीं मुझे कैसे याद आ गया कि सर वो भोपाल केस त्रासदी हुई थी कि चलो ठीक है। कब हुई? तो मैंने गेस किया 1984 ठीक है। फिर उनका इससे रिलेटेड एक मेजर लॉ आया था, याद है आपको? मैं जबकि एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन 1986 था ना शायद, तो मेरे दिमाग से निकल गया, फिर मैंने सॉरी बोला, तो सॉरी बोल सकते हो आप वहाँ पे। तो ये सब एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या है? अपील टू कंज़र्व नेचुरल एनवायरनमेंट, जैसे सेक्रेड ग्राउंड होते हैं। अब आप सोचो, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो बहुत बुद्धिमान थे। रूढ़िवादी या फिर पागल नहीं थे वो। जैसे हम बोलते हैं कि थोड़े ज़्यादा पढ़े लिख जाते हैं कि यार पीपल के पेड़ की पूजा करते हो तुम, क्या हो तुम? है ना? ग्रो अप करो। भाई
वो इतने समझदार लोग थे, उन्हें पता था कि पीपल के पेड़ की ऐसी रक्षा नहीं हो पाएगी। आप किसी भी गाँव में जाओगे, आपको पीपल और बरगद का पेड़ मिल जाएगा, बाकी सारे पेड़ कट गए हैं गाँव के अंदर। मतलब आस-पास होंगे लेकिन गाँव के अंदर। मतलब चौराहे पे भी पीपल और बरगद का पेड़ मिल जाएगा। क्यों? क्यों बच गए वो आज? क्यों? क्योंकि पूजा करने लगे हम उनको। हम उनको देवता मान के पूजा करने लगे। वो हमारे जो फ़ोरफ़ादर थे, हमारे से बहुत ज्ञानी है वो। उन्होंने देवताओं से एसोसिएट कर दिया। ठीक वैसे ही जैसलमेर साइड, जोधपुर साइड क्या है? ओरण बोलते हैं उनको, है ना? जो सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं, सेक्रेड जो वन होते हैं, है ना? उनको देवताओं से एसोसिएट कर दिया गया। जैसे हमारी तरफ बनी बोलते हैं उसको। जो वन जो कि भगवान से एसोसिएटेड है, उनमें इंसान को जब आप भगवान का डर दिखाते हो तो फिर वो नहीं करेगा, वो एक एक ऑर्डर फॉलो करेगा, है ना? वो रैंडम लकड़ियाँ काट के नहीं लाएगा, वो वहाँ पे जंगलों की सफाई नहीं करेगा। तो बनी उसको बोलते हैं, कहीं ओरण बोलते हैं, कहीं पे और क्या-क्या बोलते हैं इनको? बनी, ओरण और भी मैंने एक दिन लेक्चर में बताया था आपको, मैं खुद ही भूल गया, ठीक है? तो ये सब सेक्रेड ग्रंथ में बनी और ओरण का नाम लिख दो तो समझ आएगा एग्ज़ाम में। तो इस तरीके से आप ऋण का अदाई कर रहे हो इन सबको बचा के, ठीक है? तो स्टॉप सेंड माई अब देखो ट्राइबल बेल्ट है जैसे चंबल-वंबल वाले में, तो ट्राइबल जो देवता है जो उनको इन्वोक किया जाता है कि आपको पाप लगेगा यदि आपने रेत निकाली तो यहाँ से, है ना? वो जो फला-फला देवता है वो पाप कराएगा आपको। तो इस तरीके से भी हम पूर्ण हो सकते हैं इस इन नेचुरल रिसोर्सेज़ को बचा के, ठीक है? तो वाटर कंजर्वेशन अब वाटर का कौन है? वरुण देवता है हमारे वाटर के। और नमामि गंगे प्रोग्राम में हम नमामि गंगे क्यों बोल रहे हैं भाई? गंगा को नमन क्यों कर रहे हैं? गंगा तो नदी है, जैसे नाइल नदी है, जैसे अमेज़न नदी है। लेकिन हमारे फोरफादर्स ने, हमारे जो पूर्वजों ने एक कांसेप्ट बना दिया कि भाई लोगों से यदि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यदि ढंग से करवाना है, तो भगवान का डर दिखाना पड़ेगा। इनको देवता और देवी बना दो इनको। तो उन्होंने नमामि गंगे मतलब गंगा को देवी बना दिया, एक माता बना दिया गंगा को। तो आप नमामि गंगे प्रोग्राम आप लिख के आ सकते हो। ये एडमिनिस्ट्रेशन में देव ऋण चुकाने का एक तरीका हो गया। ठीक है? उसके अलावा प्रमोशन मेडिटेशन ही होगा क्योंकि वर्शिप हो रही है। वर्शिप करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये मेडिटेशन भी एक तरीके से वर्शिप का पार्ट होता है। जैसे चैंटिंग आप कर रहे हो, ठीक है? तो आप उस भगवान का स्मरण कर रहे हो। स्मरण करके भी आप देव ऋण चुका रहे हो, लेकिन साथ में वो मेडिटेशन और योगा भी हो रहा है, आपकी मन की शांति भी हो रही है। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में मेडिटेशन और योगा को प्रमोट करने के लिए, ठीक है? जैसे नेशनल हेल्थ पॉलिसी में योगा को कर दिया है। जैसे सूर्य नमस्कार है, ठीक है? बहुत अच्छा योगा है सूर्य नमस्कार। अब क्या कर रहे हैं? सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं। हम अपने देवता सूर्य देव को नमस्कार कर रहे हैं। हम देवता देव ऋण से ऋणी भी हो रहे हैं और साथ-साथ में अपनी हेल्थ भी सुधार रहे हैं। तो ये प्रशासन में काम आ गया आपका, ठीक है? रिलीजियस टॉलरेंस भाई देव ऋण है, आपके देवता अलग है, मेरे देवता अलग है। आप अपना ऋण चुकाओ, मैं अपना ऋण चुकाऊँ। क्यों फालतू एक-दूसरे से लड़ना है? रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट करता है देव ऋण, ठीक है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब वही वाली चीज़ है कि सबके देवता अलग-अलग है, सब अपने-अपने तरीके से अपने-अपने देवता की पूजा करो। तो आर्टिकल 25 टू 28 यदि एक एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाता है, यदि वो सबके रिलीजियस जो फ्रीडम है उसके प्रोटेक्शन कर सकता है, तो वो देव ऋण को चुका रहा है ना? यार आप लोगों की सहायता कर रहे हो अपने-अपने देवताओं को याद करने के लिए, है ना? कोई मंदिर में नहीं जा पा रहा मान लो, कोई किसी गाँव में अनटचेबल या फिर लो कास्ट सो कॉल्ड लो कास्ट वैसे तो लो कास्ट कुछ होती नहीं है। लेकिन सो कॉल्ड लो कास्ट का आदमी मंदिर में नहीं घुस पा रहा, वो अपने देवता की पूजा नहीं कर पा रहा। आप एज़ ए एडमिनिस्ट्रेटर ये इंश्योर कर देता हो कि आर्टिकल 25 टू 28 इंप्लीमेंट होना चाहिए, उसका फंडामेंटल राइट है पूजा करना, ठीक है? वो जाके पूजा करेगा। तो आप अपना देव ऋण अच्छे से निभा रहे हो, आप उस ऋण से उऋण हो रहे हो, ठीक है? अवेयरनेस अगेंस्ट सुपरस्टिशन लेकिन सुपरस्टिशन और डोगमाज नहीं होनी चाहिए। अंधविश्वास कोई बलि चढ़ा रहा है देवता पे, तो उसको रोकना भी आप देव ऋण से उऋण करने के बराबर है आपको, ठीक है? इसलिए एक एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट आया था। इनकलकेटिंग वैल्यूज प्रोपेगेटेड बाय आवर गॉड्स मैसेंजर्स लाइक अब देखो, अलग-अलग देवताओं ने अलग-अलग गुरु नानक ने सैक्रिफाइस का दे दिया, कबीर अपने हिसाब से दे गए, कुरान में पीस शांति के बारे में दे दी, रामायण में राम राज्य कल्याणकारी राज्य की भावना दे दी। इन सब के विचारों को प्रोपोगेट करना, इनको अपनाना, ये भी देव ऋण को चुकाने के बराबर है, ठीक है? सिर्फ ऐसा नहीं कि हम वर्शिप कर रहे हैं उनकी, इनके विचारों को इनकलकेट करना, सोसाइटी तक इनके विचारों को पहुँचाना, इनके विचारों की रक्षा करना भी एक एडमिनिस्ट्रेटर की ज़िम्मेदारी है, तभी वो देव ऋण से उऋण हो सकता है, ठीक है? लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग रिलीजियस प्रोसेशन अब जैसे ताजिए निकल रहे हैं, ठीक है? जैसे मुहर्रम में ताजिए निकलते हैं, ये जो इमाम हुसैन जी हैं एक एक लड़ाई हुई थी यार, लड़ाई का नाम भूल गया मैं, बैटल ऑफ काबा नहीं, काबा नहीं था, कोई जगह थी। तो अत्याचारों से लड़ते-लड़ते इन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी थी, तो इनकी इनकी याद में, इनके शोक में मुहर्रम के ताजिए निकाले जाते हैं। अब मुहर्रम के ताजिए बहुत बार अशांति हो जाती है, लड़ाई-दंगे हो जाते हैं। तो एज़ ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको अ वो लड़ाई दंगों को रोकना है, पीस एंड ऑर्डर रखना है, ये भी देव ऋण से उऋण होने का एक तरीका है। देखो कितने सारे एग्ज़ाम्पल दे दिए मैंने आपको। हैंडलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन देवस्थान डिपार्टमेंट भाई साहब, एक डिपार्टमेंट देवस्थान डिपार्टमेंट नाम से अपने है ना?
अपने इसमें आपको सर्विस मिलेगी, लाइट सर्विस है। तो जब देवस्थान डिपार्टमेंट में आप पोस्टेड होते हो, तो वहाँ पे भी आपको अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है, तो भी आप देवऋण से ऋणी हो सकते हो। देवस्थान डिपार्टमेंट का तो सारा ही देवताओं से रिलेटेड होता है, कौन से मंदिर में क्या-क्या व्यवस्था करनी है वो सब। तो बहुत अच्छा मौका मिलेगा आपको देवऋण से ऋण होने का, यदि आप उस डिपार्टमेंट में पोस्टेड होते तो। समझ में आ गया देवऋण अच्छे से आते हैं साहब? आप देवऋण से 2 मार्कर का क्वेश्चन आप तोड़ के आओगे, ठीक है? ये हिंदी थी साहब, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, पढ़ लेना आप, ठीक है? चलते हैं साहब, आते हैं ऋषि ऋण पे। भाई, हमें जो नॉलेज मिली है, वो कहाँ से मिली? अब जैसे मैंने ये सब कहाँ से पढ़ा? कहीं कहीं ये ऋग्वेद में लिखी हुई बहुत सारी चीज़ें, कहीं किसी ने किताबों में लिखी हुई बहुत सारी चीज़ें, ओशो को मैंने पढ़ा, ओशो ओशो ने ऋत पे बहुत अच्छी-अच्छी कमेंट्रीज़ लिखी है, ठीक है? उसके अलावा राधा कृष्ण ने ऋत पे बहुत अच्छी-अच्छी कमेंट्रीज़ लिखी है। तो हम जितना भी ज्ञान लेते हैं, वो हम वेद से, पुराणों से, उपनिषद से, कबीर से, सेकुलर लिटरेचर और भी कबीर जैसी बहुत सारी है, गीता से और हमने अपने टीचर से लेते हैं। तो क्या हम इनके प्रति ऋणी नहीं हैं? हैं, बिल्कुल है साहब। फॉर एग्जाम्पल अब बताता हूँ आइए, ठीक है? तो वी रिसीव नॉलेज फ्रॉम वेद, उपनिषद, बाइबल, कुरान, सेकुलर लिटरेचर एंड आवर टीचर्स, हेंस वी आर इंडेटेड टू देम, इसलिए हम इनके प्रति ऋणी हैं। कैसे रिप्ले करें? लिखा हुआ है ब्रह्मचर्य ऋषिभ्ये। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि स्वाध्याय करो। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता है? पढ़ना ही तो होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में, जैसे आश्रम में रहते थे लोग और पढ़ते थे, वेदों को पढ़ते थे। जैसे राम जी लवकुश रहे थे, आखिरी में याद है? एक दिन मैंने पढ़ा था यार, इंटरेस्टिंग, कि ये अपनी अपनी ये है ना, सीता सीता माता अभ्यारण्य, तो लवकुश यहीं रहे बताए थे यार। अब वो मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार आप कमेंट करके बता दो यदि आप श्योर हो तो, कि लवकुश की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी आश्रम में, उनके जो गुरु थे वाल्मीकि, कौन थे यार? भूल गया, सॉरी यार, भूलना तो नहीं चाहिए, ठीक है? एक्सट्रीमली सॉरी। तो उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी अपने यहाँ पे सीता माता अभ्यारण्य राजस्थान में, वहाँ पे हुई थी। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करने में आप क्या करते हो? वो वहाँ पे क्या करते थे? वो वेदों को पढ़ते थे, उपनिषदों को पढ़ते थे, उनके उनके टीचर उनको बहुत कुछ सिखाते थे। तो ब्रह्मचर्य निश्चित है। स्टडीइंग, एक्वायरिंग नॉलेज एंड सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय करके आप, अध्ययन करके, ज्ञान प्राप्त करके और स्वाध्याय करके आप इस ऋण से उऋण हो सकते हो, ठीक है? उसके अलावा वेद पढ़ने वालों को ज्ञान का खजांची कहा जाता है भाई। ऋषिणाम निधि गोप, मैंने क्या बोला था? वरुण को क्या बोलते हैं? ऋतस्य गोपम, रित का खजांची, रित का पालन करने वाला। वैसे ही ऋषिणाम निधि गोप, निधि मतलब जो निधि गोप मतलब खजांची, खजाने का जो मालिक है, वो रखवाला है, वो ऋषिणाम। वेदों को पढ़ने वालों को नॉलेज का खजांची कहा जाता है, रखवाला कहा जाता है, ठीक है? शिक्षक का सम्मान करना, कैसे-कैसे ऋण अदा कर सकते हैं? पहली बात तो स्वाध्याय करके, वेदों वगैरह को पढ़ के। दूसरी बात, आपका टीचर का सम्मान करके। अब जैसे पहले ज़माने में तो टीचर का सम्मान के ढोंग-वोंग हो गए, ठीक है? अब मैं तो हूँ भाई, मुझे म 1-2 बार यार मीटिंग हुई तो लोग ढोक देने लग गए, भाई मेरे ना ढोक मत दिया करो यार आप, है ना? गले लग लिया करो, हाथ मिला लिया करो, ऐसे अपन एक-दूसरे के हाथ जोड़ जोड़ लिया करेंगे, ठीक है? मेरे मेरे ऋण से उऋण होना है ना, तो मेरा थोड़ा बहुत भी सम्मान करना है, तो आप ना इसको लाइक कर दो अभी, इस वीडियो को, यदि मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ आपको। यदि मैं अपनी बात को देखो, टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती है ना? पहले जैसे होता है ना कि ढोक भी बिल्कुल पैरों को छू के दिया जाता था, फिर वहाँ तक आया, घुटने तक आ गया, फिर राम, राम गुरुजी, ऐसे होता था ना? और फिर तो आप गुरुजी इधर से निकल रहे हैं, आप उधर से निकल रहे हो, क्योंकि इसमें गलती सिर्फ़ स्टूडेंट्स की नहीं है, शिक्षा का व्यापारीकरण इतना हो गया है, तो ठीक है, वो फिर फ़ील आती नहीं है, तो कोई बात नहीं। लेकिन सम्मान अदा करने का तरीका एक अभी लेटेस्ट जो है वो लाइक करके आया है, कि आप अब लाइक कर दो अभी, यदि मैं अपनी अपनी बातों को अच्छे से समझा पा रहा हूँ, सिर्फ़ तभी करना है, नहीं तो डिसलाइक करो, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है? तो लाइक करने से फिर क्या होता है? अच्छा, मैं लाइक वाइक वगैरह क्यों बोलता रहता हूँ यार? मैं इसलिए बोलता रहता हूँ, मुझे मज़ा आता है क्या, मतलब ऐसे मैं फूल के कुप्पा हो जाता हूँ क्या लाइक देख के? ऐसा नहीं है, देखो अच्छा तो लगता है, नो डाउट, कि मान लो आपके 500 लाइक आ गए, तो मतलब मेरी बात अच्छे-अच्छे लोगों तक जा रही है, एक तो ये सिग्नल मिलता है। दूसरी बात, यूट्यूब का जो एल्गोरिथम वो ऐसे काम करता है कि जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे एक वीडियो पे, वो फिर रिकमेंड करेगा रिलेवेंट लोगों को, आपके दोस्तों को, ठीक है? जैसे आपने कोई चैनल फॉलो किया हुआ है दूसरी कोचिंग का, तो वहाँ पे भी उन बच्चों को दिखाने लग जाएगा। इससे मेरी बात मैक्सिमम लोगों तक पहुँचेगी, और आप चाहते हो कि यार मेरी बात मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, तो लाइक कर दो भी फटाफट से। आप एक ऋण से उऋण हो जाओ फटाफट से, ठीक है? ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना, ठीक है? जैसे अ ज्ञान का प्रचार-प्रसार करने में क्या हो गया? शेयर। अभी बोलते हैं ना कि लाइक, शेयर,
दिस वीडियो। तो जब आप इस वीडियो को शेयर कर रहे हो किसी से, तो आप इस ज्ञान का प्रचार-प्रसार कर रहे हो। तो ये भी एक तरीका है देव ऋण से उऋण होने का, ठीक है? तो पहले के ज़माने में ज्ञान का प्रचार जैसे श्रुति होते थे, कि आपने अपने टीचर से ज्ञान लिया, फिर आप किसी को सुना रहे हो, श्रुति जिसे बोलते थे। फिर वेद तो बहुत बाद में लिखे गए, ज्ञान का तो बहुत भंडार था अपनी सोसाइटी में, लेकिन वेद बाद में लिखे गए तो बहुत सारा ज्ञान तो छूट ही गया, ठीक है? विद्यमान ज्ञान में बढ़ोतरी करना। अब जो चीज़ें लिखी गई वो तो ठीक है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल रित के नोट्स बनाने हैं मुझे, पीपीटी बनानी है, ऋण के नोट्स बनाने हैं। मैंने किसी कोचिंग के नोट्स पढ़े, अच्छी बात है। लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि एज़ अ टीचर मैं उस ज्ञान उसमें बढ़ोतरी करूँ, उसमें जो कमियाँ हैं उसके गैप को फुलफिल करूँ। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स की डिमांड को फुलफिल करूँ, तब मैं पीपीटी बनाऊँ। तो फिर मैंने बहुत अलग-अलग उस ज्ञान में बढ़ोतरी की, जो एक्जिस्टिंग जो नोट्स थे उनमें बढ़ोतरी की। ये भी मेरे टीचर जो मुझे पढ़ाते थे, उनके प्रति ऋणी हो रहा हूँ मैं, ठीक है? कल को यदि आप टीचिंग में जाते हो, तो मेरी जो पीपीटीज़ में जो कमियाँ हैं, उसमें बढ़ोतरी करके, उसको फुलफिल करके आप किसी और को पढ़ाओ। तो ये फिर आप मेरे प्रति ऋणी हो रहे हो, मेरे ऋण को चुका रहे हो। इस तरीके से होता है। जैसे पीएचडी होती है ना? रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। इसमें जो एक्जिस्टिंग ज्ञान है, उसी की में बढ़ोतरी की जाती है। तो इसमें आप एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट दे सकते हो, ज्ञान में बढ़ोतरी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी ऋषि ऋण से ऋण होने का एग्जांपल है, ठीक है? हाँ जी। प्रमुख आश्रम भाई ब्रह्मचार्य और सन्यास ज्ञान कब लेता है आदमी? शुरू में लेता है, जैसे हम ब्रह्मचार्य आश्रम में हम पढ़ाई कर रहे हैं, फिर हम गृहस्थ में चले जाएँगे, हम खो जाएँगे अपनी लाइफ में, वानप्रस्थ फिर सन्यास में आखिरी में जाके भी हम फिर गीता गीता उठाएँगे, कुरान उठाएँगे, बाइबल उठाएँगे, ठीक है? तो 2 जो मेजर आश्रम है ब्रह्मचारी और सन्यासी, ठीक है? प्रशासन में क्या काम है भाई? हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट किताब कौन-सी है? संविधान का बेयर एक्ट। तो बेयर एक्ट पढ़ना, कोड ऑफ कंडक्ट को पढ़ना, आचार संहिता, इन सब का कानूनों का, जीएसटी लॉज़ को पढ़ना, आईपीसी को ढंग से पढ़ना, सीआरपीसी को ढंग से पढ़ना। जब ट्रेनिंग में ओटीएस में जाओगे, तो वहाँ पे ढंग से क्लासेस लेना। ट्रेनिंग में ओटीएस में कोई आपको गेस्ट लेक्चर देने आ रहा है, उसका सम्मान करना। ये एक प्रशासक के लिए क्या होगा? ऋषि ऋण से उऋण होने का उदाहरण होगा। उसके अलावा गीता, कबीर जैसे धर्मनिरपेक्ष साहित्य के मूल्यों को बढ़ावा देना। अब देखो एज़ अ प्रशासक आप उन उन साहित्यों को तो प्रमोट नहीं कर सकते जो जो रिलीजियस हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो हिंदू धर्म के कोई है, चाहे बाइबल है, चाहे कुरान है, चाहे रामायण है, लेकिन उनको तो प्रमोट कर सकते हो जो धर्मनिरपेक्ष है। जैसे कबीर ने तो सारे धर्मों को लपेटा है। है ना? तो उनको आप कर सकते हो। गीता गीता को धर्मनिरपेक्ष साहित्य मैंने प्रूव किया था, है ना? और जब आरपीएससी अपने सिलेबस में गीता को लिख रही है, मतलब वो धर्मनिरपेक्ष चीज़ है। नई शिक्षा नीति को अक्षरशः क्रियान्वित करना, मतलब लेटर एंड स्पिरिट में जैसा लिखा हुआ है, आप अपनी पूरी जान लगा दोगे नई शिक्षा नीति को अप्लाई करने के लिए। ये भी आपका एक तरीका हो गया ऋषि ऋण से उऋण होने का, ठीक है? उसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। क्यों? मैंने क्या बोला था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ रीपेइंग द ऋषि ऋण। तो यदि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रहे हो पॉलिसी मेकिंग के थ्रू, तो भी आप ऋषि ऋण से उऋण हो रहे हो एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर। और लास्ट में राष्ट्रीय जो मान लो आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप आरएस हो, आईएएस हो, आप अपने क्षेत्र के शिक्षकों का सम्मान कर रहे हो। उनको अप्लाई करने के लिए बढ़ावा दे रहे हो कि जैसे अभी राजस्थान से आशा सुमन और डॉक्टर शीला आसोपा, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है। इनको सम्मानित करना, ये भी आप एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर ड्यूटी निभा सकते हो ऋषि ऋण से उऋण होने का। ठीक है? मैं 4-5 एग्ज़ाम्पल आपको दे दिए। यार प्यास तो मुझे लग रही है, लेकिन मैं पानी उधर भूल गया। गरम करके रखा भी था मैंने। टाइम कितना हुआ? 1 घंटा ही तो है। अरे खींच दूँगा। पानी बाद में पी लेंगे। अब 2 ऋण हो गए, पितृ ऋण। पितृ ऋण क्या है? भई हमें किसी ने जन्म दिया है, तो हमारा उनके प्रति भी तो ऋण बनता है। तो अब वो जितने भी अपने एंसेस्टर्स हैं, जितने भी पूर्वज हैं, चाहे वो जीवित हो, चाहे मृत हो, चाहे हमारे दादाजी के दादाजी जो नहीं है आज, किसी के दादाजी भी है क्या? नहीं होंगे यार, है ना? तो वो नहीं है, उनके प्रति भी हमारा ऋण है, क्योंकि वो नहीं होते तो हम इस दुनिया में नहीं आते। और जो हमारे इमीडिएट पूर्वज हैं, जैसे हमारे मम्मी-पापा हैं, इनके प्रति भी हमारा ऋण है। ठीक है? तो जीवित या मृत पूर्वजों के प्रति हेंस वी आर इंडेटेड टू देम फॉर द लाइफ दे गेव अस। जो हमें जन्म दिया है उन्होंने, जो हमें जीवन दिया है, उसके वो उन्होंने दिया है हमें, इसलिए हम उनके प्रति ऋणी हैं। ठीक है? कैसे रीपे करें भाई? प्रजया पितृभ्य या प्रजामिच्छेद, ये वर्ड याद कर लेना। प्रजामिच्छेद याद कर लेना। प्रजमिच्छेद मतलब प्रोक्रिएशन से आप संतान उत्पत्ति करके, सबसे पहले तो आप, यदि आप संतान की उत्पत्ति नहीं कर रहे, तो आप पितृ ऋण नहीं चुका रहे। अब देखो, अरे बहुत बहुत चालाक थे अपने एंसेस्टर्स। क्योंकि बाँधा, नियमों में बाँधा उन्होंने कि भाई आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप संतान की उत्पत्ति करो, ठीक है? अब आज तो अपनी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी हो गई, पहले पॉपुलेशन इतनी थी थोड़ी ना होती थी, रिसोर्सेज़ इतने थे, तो
वो चाहते थे कि एक क्रम बना रहे, ऐसा नहीं कि ह्यूमैनिटी खत्म हो जाए। उनको तो डर था ना, पॉपुलेशन इतनी कम थी, तो उन्होंने एक पितृ ऋण नाम से संस्था कॉन्सेप्ट बना दिया कि एक इंसान की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि तुझे पैदा किया गया था, तेरी भी ज़िम्मेदारी है कि तू भी किसी की लाइफ़ को लेके आ, तू भी किसी को पैदा कर। हालाँकि आज तो ज़िम्मेदारी ये है कि रुक जा भई, पहले ही 8 बिलियन हो गए, 5-5 कर रहा है, डट जा। 2 बच्चे 2 ही अच्छे, ठीक है? तो जब आपको समझ में, सबसे पहला जो ऋण चुकाने का तरीका है, प्रजामिच्छेद है, प्रजनन करके, प्रोक्रिएशन करके आप उस ऋण को चुका सकते हो, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, श्राद्ध पूजा करके, फास्टिंग करके, दान देके अपने पितरों के प्रति ऋण को चुका सकते हो, जैसे पिंडदान करते हैं, है ना। तो जैसे डिकीज अनशन को पिंडदान करके आप अपनी ऋण को चुका सकते हो। तीसरा, जो बच्चे पैदा किए उनको अच्छे संस्कार दो। संस्कार कहाँ गए? ठीक है? तो यूथ में संस्कार होने चाहिए। संस्कार कहाँ गए? तो मुझे एक फ़नी सा वीडियो याद आता है, ठीक है? रेखा जी का है वो वीडियो, रेखा द एक्ट्रेस, ठीक है? तो गुड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, तो आपको अपने बच्चों को संस्कार देना पड़ेगा, और टेकिंग केयर ऑफ पेरेंट्स लास्ट में, ठीक है? आपने बच्चे पैदा कर दिए, ठीक है? उन बच्चों को संस्कार दे दिया, ठीक है? आपने पेरेंट्स के प्रति भी आपकी ज़िम्मेदारी है, उनको निर्वाह कर दिया, और आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स जो चले गए इस दुनिया से, नहीं है, पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स, उनको आपने पिंडदान करके, उन फास्ट रख के उनके लिए ये सब करके आप अपने ऋण से उऋण हो सकते हो। 4 तरीके, मतलब एक क्रम से पहले बच्चे पैदा कर दिए, उन बच्चों को ढंग से बड़ा किया, और अपने माँ-बाप की सेवा की, और अपने माँ-बाप के माँ-बाप के माँ-बाप के उनके लिए भी कुछ करें। ये 4 तरीके हो गए ऋणी होने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुल है, देखो पितृ ऋण कहाँ से आया? हमारे जो एंसेस्टर से क्या बनता है? कुल बनता है, हमारा कुल है। जैसे हमारा, मैं नाम तो नहीं लूँगा यार, वो तो प्राइवेसी वाला कंसेप्ट हो गया। तो गोत्र होती है जैसे ना, तो हमारी कोई पर्टिकुलर गोत्र है, तो हमारा कुल हो गया। ठीक वैसे ही अब यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल दे दिया, सेफ एग्ज़ाम्पल लॉर्ड राम का, रघुकुल, है ना? रघुवंश वाली थी। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। रघुकुल की रीत थी कि भाई प्रॉमिस, दे वोंट एवर ब्रेक द प्रॉमिस। तो भगवान श्री राम ने प्रॉमिस का पालन करके अपनी अपनी प्रजा को सुखी रख के अपने कुल की मर्यादाओं का रक्षा किया, और इस तरीके से वो अपना क्या कर रहे थे, अपना जो पितृ ऋण है वो चुका रहे थे। तो पितृ ऋण चुकाने का ये भी एक तरीका है कि आप अपनी कुल की मर्यादाओं को मत तोड़ो, ठीक है? जो रूल्स आपके एंसेस्टर्स ने सेट किए, उनको मत तोड़ो। जो अच्छे रूल्स हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे गलत रूल्स होते हैं, तो समय के साथ वो तो टूटते ही है। तो जैसे नेवर ब्रेकिंग द प्रॉमिस, रघुकुल रीत सदा चले, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये दैट वाज ए गुड ट्रेट ऑफ दैट कुल, और भगवान राम ने उसको अच्छे से निभाया। तो वो भी इस तरीके से अपना जो पितृ ऋण है वो अदा कर रहे थे, ठीक है? एग्जाम्पल दे सकते हो। मेजर आश्रम कौन-कौन से? भाई गृहस्थ आश्रम होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रह के आप बच्चे पैदा कर सकते हो, गृहस्थ आश्रम में रह के आप अपने माँ-बाप की सेवा कर सकते हो, फिर तो वानप्रस्थ और फिर तो सन्यास चले जाओगे ना। तो गृहस्थ आश्रम बेस्ट है किसके लिए? ऋण चुकाने के लिए। कौन-सा? पितृ ऋण चुकाने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर, एक प्रशासक कैसे अपना ये चुकाएगा पितृ ऋण? अब सबसे पहले तो ये सोचो, एक प्रशासक के पितृ कौन है? प्रशासक के पितृ हैं जो अच्छे प्रशासनिक अधिकारी थे, जो इस दुनिया में नहीं रहे, या आपके सीनियर्स, जैसे दुनिया में है, देखो पूरे 2 टाइप के होते हैं, जीवित या मृत, जो अपन ने अभी पढ़ा था। अब जो दुनिया में है, जो सीनियर्स हैं आपके, जो अच्छा काम करे, उनके काम को फॉलो करना, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करना। जैसे डॉक्टर समित शर्मा है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जेनेरिक मेडिसिन में अपने राजस्थान में। अब कोई हेल्थ डिपार्टमेंट में नया आईएएस सेक्रेटरी आता है, वो उनके काम को अच्छे से लेके जाए, तो वो अपना पितृ ऋण अदा कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है? अपने सीनियर की बात को। या फिर जो प्रशासक नहीं है आज, फॉर एग्जांपल टीएन शेषन सर नहीं है आज, अभी शायद 2019 में ही उनकी डेथ हुई थी। आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर, ठीक है? तो टीएन शेषन सर हो गए, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे, मैंने पढ़ा है टीएन शेषन सर के बारे में अच्छे से। उन्होंने कितने 2000-3000 कैंडिडेट्स को सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन 1991 के में, क्योंकि उस टाइम वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और अच्छे से गाइडलाइन फॉलो नहीं की थी, एक्सपेंडिचर का ब्यौरा नहीं दिया था उन्होंने, तो बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो ऐसे अपने सरदार पटेल है, उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग नींव रखी, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करना। वो भी तो अपने पितरी हो गए प्रशासनिक अधिकारी के, उनकी आइडियोलॉजी को अच्छे से फॉलो करना। सत्येंद्र दुबे, उन्होंने अपनी लाइफ कुर्बान कर दी, ठीक है? नहीं रहे वो, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी क्या थी? इंटेग्रिटी, राइटियसनेस एट एनी कंडीशन। किसी भी कीमत में आपको अपने जो सिद्धांत है उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। इन सब चीजों का आप इनकलकेट करते हो, तो आप अपना पितृ ऋण अदा कर रहे हो प्रशासन में। एक चीज समझ में आ गई, ठीक है? दूसरा, कीपिंग स्पेसेस लेट, अब देखो जैसे पिंडदान है, अब आपके प्रशासनिक अधिकार, लोग पिंडदान कर रहे हैं, अपना पितृ ऋण का अदा कर रहे हैं, आप कैसे सहयोग कर सकते हो? जैसे गया बहुत फेमस है, अपना पुष्कर फेमस है,
वाराणसी फेमस है, प्रयागराज फेमस है, ये बहुत सारे फेमस स्थान है जहाँ पे पिंडदान होता है। तो एक जो प्रशासनिक अधिकारी आपको वहाँ पे ड्यूटी सेवा देने का मौका मिलता है, तो उन स्थानों को क्लीन रखो, वहाँ पे क्राइम नहीं होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होनी चाहिए। जैसे हरिद्वार में हम बहुत बार जाते हैं अस्थि विसर्जन के लिए, तो महिला की चेन खींच लिया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, पंडों ने लूट लिया, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यदि वहाँ पे आप एसडीएम हो, पुष्कर में आप एसडीएम हो, तो आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा, पीस मेंटेन करनी पड़ेगी। जो आ रहे हैं लोग, उनकी उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह भी आप क्या कर सकते हो, अपने पितृ ऋण को अदा कर सकते हो। 2 तरीके हो गए, ठीक है साहब। उसके अलावा भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। पितरों को इन्वोक करके आप क्राउड फंडिंग कर सकते हो, चैरिटी के लिए लोगों को कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं इमेज आपको बताना चाहूँगा। ये आपने देखा होगा मंदिरों में सफेद पंखा है और लाल याद करो, इमेज पक्का दिमाग में आएगी कि सफेद पंखा है और लाल इंक से लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्वर्गीय श्रीमती कोई गीता देवी, अ, इनकी माताजी हैं, इनकी पुण्य स्मृति में ये पंखा इन द्वारा दान कर दिया गया। होता है ना? वो क्या कर रहा है? वो अपना पितृ ऋण अदा कर रहा है वो इंसान, अपनी माता की स्मृति में। या फिर बेंच में पार्क पे लिखा होता है, इन लविंग मेमोरी ऑफ, ये जैसे डॉलर्स, लेकिन ये तो चलो मैंने वेस्टर्न उसकी इमेज उठा ली। लेकिन अपने यहाँ पे भी पार्क वगैरह में लिखा होता है कि स्वर्गीय श्री राम गोपाल जी की पुण्य स्मृति में ये दान कर दी गई। होता है ना? कुछ लोग वृद्धाश्रम में दान करते हैं। तो एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी को, लोगों को यदि इस तरीके से अपना पितृ ऋण कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा, एक एक अपने एसडीएम है, उपेंद्र शर्मा सर। पितृ ऋण का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ही इज़ डूइंग वेरी गुड वर्क बाय क्राउड फंडिंग थिंग्स। तो उन्होंने लाइब्रेरी सेटअप कर दी, लोगों से इकट्ठा करके, है ना? चौथ का बरवाड़ा एसडीएम रहे हुए हैं वो। तो लोगों से पैसा इकट्ठा करके 1 डेढ़ करोड़ इकट्ठा करके उन्होंने बहुत अच्छा सेटअप कर दिया। तो एक प्रशासनिक अधिकारी के पास बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ होती है यार अच्छा काम करने के लिए। तो लोगों को एनर्जी को चैनलाइज़ करो ना। कोई दान देना चाह रहा है अपने माता-पिता, अपने दादा-दादी की पुण्य स्मृति में, तो उसको फंड में काम में लो, अच्छे कामों में काम में लो उसको, ठीक है? तो क्राउड फंडिंग के लिए चैरिटेबल डोनेशन इन नेम ऑफ द डिपार्टेड एंसेस्टर्स, इस तरीके से भी आप क्या अपना पितृ ऋण अदा कर सकते हो। डोनेशन देके डिपार्टेड सोल को मेमोरी में, पुण्य स्मृति, हिंदी में आप पुण्य स्मृति लिख के आ सकते हो, ठीक है? तो पुण्य स्मृति में जब आप दान देते हो, तो वो भी पितृ ऋण का अदायगी कर रहे हो, ठीक है? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, वो जैसे अपने आर्मस्ट्रांग पेन का एग्जांपल लिया था कि उन्होंने सड़क ही बना दी थी। हाँ, गवर्नमेंट का कम यूज़ कर रहे हो, लेकिन गवर्नेंस आप मैक्सिमम दे रहे हो, ठीक है? पिलग्रिमेज और टूरिज्म प्रमोशन, आप देखो, ऐसा माना जाता है, देखो वैसे तो बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है, मैंने बहुत गूगल किया था कि अपने जो पिंडदान किया था भगवान राम ने अपने पूर्वजों का, वो कहाँ किया था? गया में किया था। लेकिन एक एनेक्डोट ये भी बोलती है कि पुष्कर आके किया था उन्होंने। तो इसीलिए पुष्कर में बहुत सारे लोग पिंडदान करने आते हैं। तो इन इन जगहों पे आप टूरिज्म प्रमोशन कर सकते हो पितृ ऋण के थ्रू, ठीक है? मतलब कोई पितृ ऋण को अदायगी करने आ रहा है, तो वो टूरिस्ट स्थान अपने आप ही बन जाएगा। जैसे गया है, प्रयागराज है, तो वैसे अपना पुष्कर को आप प्रमोट कर सकते हो, ठीक है? फीडिंग काउज, डॉग्स एंड बर्ड्स, अब देखो आपने बहुत जगह सुना होगा कि काले कुत्ते को अमावस्या या फिर कुछ में वो मालपुए या पुए खिला रहे हैं अपने पितरों के उसके लिए, है ना? तो ये सब चीज़ें होती है। तो इससे क्या होगा? कंपैशन टू द लिविंग बीइंग्स, अपने आस-पास के जो जीव-जंतु हैं उनका भी ध्यान रखा। कोई पीपल की पेड़ की पूजा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है पितरों को शांत करने के लिए, है ना? तो इस सब तरीके से यदि पॉजिटिव आउटकम निकल रहा है, तो पितृ ऋण को अच्छे से फॉलो करना हो गया। जैसे फीडिंग काउज, डॉग्स एंड बर्ड्स, कंपैशन टुवर्ड्स लिविंग बीइंग, ये भी पितृ ऋण चुकाने का एक तरीका हो गया। कितने सारे एग्जांपल बता दिए। मनुस्मृति के हिसाब से अब ये 6.35 ये याद रह जाए तो कोई बात नहीं, रहे तो ठीक, नहीं तो रहे तो कोई बात नहीं। इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है? हाँ। तो ये है मनुस्मृति के, हाँ, इस यहाँ पे लिखा हुआ है और गरुड़ पुराण में भी ये लिखा हुआ है कि इन तीनों का ऋण अदायगी के बिना आपको मोक्ष नहीं मिल सकती। मतलब देवऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इन तीनों का आप अदायगी करके जाओगे ना, तभी आपको मोक्ष मिलेगी, साथ नहीं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। कहाँ लिखा हुआ है? ये नियमन संहिता में नहीं लिखा हुआ, ये गरुड़ पुराण और मनुस्मृति में लिखा हुआ है। ठीक है? चलो साहब, ये मैंने पढ़ा दिया आपको, वो हिंदी है, उसी की हिंदी है ये। पंजाबी ये मैंने बता दिया आपको। चले? अब आते हैं साहब 2 ऋण हैं, छोटे-छोटे ऋण हैं, तो निर्ऋण, मनुष्य ऋण मतलब, और भूत ऋण। निर्ऋण मतलब अपने आस-पास के लोगों के प्रति क्या ऋण है, उसकी अदायगी करना है। ठीक है? तो कैसे-कैसे? रिस्पेक्ट करो भाई, आदमी को आदमी की तरह ट्रीट करो। जैसे मैंने लास्ट में स्लाइड में क्या बताऊँ, रिस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग। तो बाय रिस्पेक्टिंग ईच अदर, वी आर वी आर रीपेइंग दैट ऋण, दैट डेट वी हैव ऑन ईच अदर।
ठीक है? उसके अलावा सर्वोदय का कंसेप्ट है, अंत्योदय का कंसेप्ट है, गांधी का तालिस्मान है, ये सब क्या है? मनुष्य के प्रति ऋण की अदायगी गांधी जी क्या बोलते हैं कि कभी भी आप डाउट में हो, डायलेमा में हो, तो आप ये सोच लो कि मेरा जो काम है, वो आखिरी जो पायदान के आखिरी में जो मनुष्य है, उसको कैसे हेल्प करेगा? तो ये मनुष्य ऋण को अदायगी हो गई। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्या है? सर्वोदय, अंत्योदय, तालिस्मान और कांट। कांट तो मनुष्य को एंड मानता है ना, तो ये मनुष्य ऋण को अदायगी की हो गई। देखो कॉन्सेप्ट्स को इंटरलेट करना है अपने को। वैल्यूज लाइक कंपैशन, एम्पैथी, ह्यूमैनिटी एंड सोशल जस्टिस। कौन-कौन सी यदि हम ये सारी वैल्यूज अपने अंदर इनकलकेट करते हैं, कौन-कौन सी? करुणा, सहानुभूति, विनम्रता, मानवता, सामाजिक न्याय आदि मूल्य यदि हम अपने अंदर इनकलकेट करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? मनुष्य ऋण को चुका रहे हैं। उसके अलावा साथी प्राणियों को भोजन, आश्रय, रोटी, कपड़ा, मकान यदि हम किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे नेकी की दीवार का एग्जांपल आप दे सकते हो ना। नेकी की दीवार का एग्जांपल मैं दिया था गांधी वाले चैप्टर में, है ना? तो यदि आप वो कर रहे हो, तो भी आप मनुष्य ऋण को चुका रहे हो। और दान दे रहे हो, तो भी मनुष्य ऋण को चुका रहे हो। अतिथि की सेवा, भाई अतिथि देवो भव, ये विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, अतिथि पूजनम। ये मैंने मैंने देखा था कि मनुष्य ऋण विष्णु पुराण में, और 295 में आप चेक कर लेना, अतिथि पूजनम को भी एक तरीका बताया गया है मनुष्य ऋण को अदा करने का। ठीक है? अतिथि तो तुम कब जाओगे एक मूवी भी है, तो वो तो परेशान कर देता है अजय देवगन और उनकी वाइफ कौन होती है पता नहीं। कमेंट करके बताओ, अतिथि तुम कब जाओगे में अजय अजय देवगन की वाइफ कौन होती है? फटाफट से कमेंट करके बताओ, पक्का पता होगा, किसी न किसी को तो पता होगा। मैं जानता हूँ तुम लोगों को। भूत ऋण, निर्ऋण मनुष्य ऋण हो गया, भूत ऋण आते हैं। भूत मतलब प्राणी, तो आसपास के जितने भी प्राणी हैं, जो भी फ्लोरा फौना है, उनके प्रति ऋण को अदा करना। ठीक है? क्योंकि हर चीज पंच महाभूत से बनी होती है। पंच महाभूत मतलब जो पृथ्वी हो गई, आकाश हो गया, वायु हो गई, ये जो 5 तत्व है, उनसे मिलकर अपना शरीर बनाता है, हर चीज उन्हीं से बनी होती है। इसलिए हर चीज के प्रति अपना ऋण है। वनस्पति और जीवों के प्रति हम ऋणी हैं। कैसे? प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में योगदान, पृथ्वी, जल और वायु को स्वच्छ रखना, वनस्पति और जीवों का संरक्षण करना, जीव-जंतुओं के प्रति दया, गर्मियों में पक्षियों के लिए पानी रख दिया, घायल जानवरों को पशु चिकित्सालय, वेटनरी हॉस्पिटल पहुँचा दिया, है ना? एडमिटिंग इंजर्ड एनिमल्स इन वेटनरी हॉस्पिटल्स, ये सब करके हम भूत ऋण को कर सकते हैं, रीपे कर सकते हैं। ईशावास्यम इदं सर्वम कितनी बार आया था गांधीयन एथिक्स में? सारे प्राणियों में ईश्वर निहित है। जब सारे प्राणियों में ईश्वर निहित है, तो हर प्राणी की सेवा करेंगे तो ईश्वर की सेवा होगी। यही विवेकानंद का मानना था। ठीक है? एक कंसेप्ट होता है, ये खत्म हो गया ऋण। लास्ट कंसेप्ट है ऋणानुबंध। क्या होता है? ऋण प्लस अनुबंध। अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट। वी आर इन ए कॉन्ट्रैक्ट, यदि हम उस कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करते हैं तो दिक्कत होगी। ठीक है? तो हम एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए, अनुबंध में बंधे हुए। एंड इफ वी आर नॉट पेइंग द डेट, यदि हम उस ऋण को चुका नहीं रहे, तो अगले जन्म में वो लोग आएंगे और हमें परेशान करेंगे, वही लोग जिनके प्रति हम ऋणी थे। If one does not pay his or her debt in this lifetime, then he she must suffer at next but by the hands of some। तो मान लो 2 मार्कर का क्वेश्चन है कि ऋणानुबंध क्या होता है, तो आप घबराना मत। हम सब एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए, वी आर इन ए कॉन्ट्रैक्ट, एंड इफ यू डू नॉट पे दैट डेट इन दिस लाइफटाइम, तो अगले जन्म में आके वी विल बी सफर एट द हैंड्स ऑफ दोज जिनका ऋण हमने नहीं चुकाया था। ठीक है? हमें उनके हाथों कष्ट भोगना पड़ेगा जिनका ऋण हमने नहीं चुकाया था। ये हो गया भाई साहब खत्म। टाइम हो गया, 1:30 बज गए, 1:30 घंटा हो गया, 1:20 हो गया। अब मैं फटाफट से पानी पी लेता हूँ, ठीक है? फिर अपन क्या करेंगे? अपन करेंगे कंसेप्ट ऑफ ड्यूटी।
हाँ जी, चले चलते हैं तो डरते थोड़ा ना। हेलो हेलो हेलो, आ रही आवाज? ओके। कंसेप्ट ऑफ ड्यूटी क्या है भाई? कंसेप्ट ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी का जो ओरिजिन है वो ड्यू वर्ड से निकला है। ड्यू मतलब जो भी, हिंदी में क्या बोलेंगे ड्यू को? जो भी देय है, जो बकाया है, मतलब ड्यू वही हो ना, ड्यू वो वाला ड्यू नहीं, ठीक है? जो भी देय है, जो भी बकाया है अपना, उसे उससे ओरिजिन हुआ है ड्यूटी का। हाँ? अर्थात कोई व्यक्ति किसी दायित्व के तहत बाध्य है, कोई न कोई दायित्व किसी न किसी का होगा, वही ड्यूटी है, वही कर्तव्य है किसी का। दूसरे शब्दों में कर्तव्य का अर्थ है एक नैतिक प्राणी के रूप में उसे क्या करना चाहिए। अब देखो, आदमी नैतिक नहीं है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। नैतिक होना चाहिए एक तो इंसान का, जब नैतिक होगा तभी वो अपने कर्तव्य से बंधा होगा। तो एक नैतिक प्राणी को एक नैतिक होने के उपलक्ष्य बोलेंगे क्या? नहीं, नैतिक होने के कारण उसे क्या करना चाहिए वही ड्यूटी है ना? तो दूसरे शब्दों में कर्तव्य का अर्थ है एक नैतिक प्राणी के रूप में उसे क्या करना चाहिए, ठीक है? इस व्यवहार को रेखांकित करने के लिए कुछ नियम या निर्देशों का एक समूह है जो जिसका देखो, मतलब यार, आप एक नैतिक प्राणी हो, आपको एक फिक्स व्यवहार करना पड़ेगा, आप कुछ रैंडम नहीं कर सकते। इसके लिए एक नियमों का समूह बनाया गया है, वही ड्यूटी है ना? फॉर एग्जांपल आप एक अच्छे एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉयी हो, ठीक है? तो आप क्या करोगे? अपने ऑफिस में टाइम पे जाओगे, ये आपकी ड्यूटी है। यार 1 मिनट में गेट बंद करके आता हूँ। सॉरी। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, तो 3 लाइनें हो गई ड्यूटी पे। ड्यूटी का जो शब्द है, वो ड्यू से आया है, जिसका मतलब देय है या फिर बकाया है। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति किसी दायित्व की तरफ की तहत बाध्य है, ठीक है? इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ रे यार। The word duty means what is due and what one is bound to do under an obligation to do, ठीक है? In other words, duty means what one ought to perform as a moral being. Is and ought पढ़ा था आपने, क्या करना चाहिए उसे, moral being होने के नाते, नैतिक प्राणी होने के नाते उसे क्या करना चाहिए, ये भी ड्यूटी का पार्ट है, ठीक है? और ये सेट ऑफ रूल्स है, नियमों का एक समूह है, जो कि गाइड करता है एक इंसान को उसके बिहेवियर को, ठीक है? मार्कस सिसरो नाम के एक रोमन फिलोसोफर थे। उन्होंने बताया था कि ड्यूटी के डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी ऑन ड्यूटीज नाम से, ठीक है? कि ड्यूटी के अलग-अलग सोर्सेज होते हैं। अब देखो एग्जाम में आधा मार्क्स ज्यादा मिल जाता है जब आप मार्कस सिसरो का नाम लिख के आ जाओगे, कि मान लो ड्यूटी 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया। ज्यादा नहीं करना यार, मार्कस सिसरो का नाम, जैसे आपकी ड्यूटी कितने टाइप की होती है, या फिर ड्यूटी के बारे में बताओ, 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो आप लिखोगे रोमन फिलोसोफर मार्कस सिसरो, बस इतना लिख के आना है, तो आधा नंबर आपको ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि वो आप वैलिडेट कर रहे हो, आप दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हो, वो कंधा स्ट्रांग होना चाहिए, है ना? कोई फिलोसोफर हो गया, कोई लीडर हो गया, कोई जाना पहचाना आदमी हो गया, है ना? तो वो हो गया मार्कस सिसरो। तो इनके हिसाब से ड्यूटी अलग अलग सोर्सेज से आती है। कैसे आती है भाई? जैसे कौन कौन सोर्स हो गए? इंडिविजुअल सोर्स हो गया, व्यक्तिगत। फैमिली से ड्यूटी आती है बहुत सारी, ऑर्गेनाइजेशन से ड्यूटी आती है बहुत सारी, सोसाइटी से बहुत सारी ड्यूटी आती है, स्टेट से बहुत सारी ड्यूटी आती है, कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी ड्यूटी आती है, और नेशन, राष्ट्र की भी प्रति अपनी बहुत सारी ड्यूटी होती है, ठीक है? तो चलते हैं भाई। तो इंडिविजुअल जो ड्यूटी आती है उन्हें मोरल ड्यूटीज बोलते हैं, नैतिक जिम्मेदारियां, नैतिक कर्तव्य उन्हें बोलते हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल भाई, आसपास के लोगों के प्रति दया की भावना रखना, विनम्रता रखना, ठीक है? और अपनी डिजायर्स को कंट्रोल में रखना, संयम रखना, ये हमारी व्यक्तिगत कर्तव्य है, ठीक है? एग्जाम्पल दे दिए, यदि अलाउ नहीं करोगे तो आप सेल्फ सेंट्रिक हो जाओगे, और सेल्फ सेंट्रिक इंसान क्या होता है? वो लोनली हो जाता है, एपैथी में उदासीन हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है। सेल्फ सेंट्रिक होके कोई कोई मजा है आज तक जीने में, ठीक है? तो इसलिए व्यक्तिगत ड्यूटी, जो व्यक्तिगत जो कर्तव्य है, वो मैंने बता दी उनके एग्जाम्पल, और नहीं फॉलो होते तो क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फैमिली, फैमिली की जो ड्यूटीज को फीलियल ड्यूटीज बोलते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं संतानोचित, संतान के लिए जो उचित है, संतानोचित कर्तव्य, ठीक है? और ये कन्फ्यूशियस की जो शिक्षा है उन्होंने फैमिली पे ही फोकस किया है कन्फ्यूशियस ने, तो कभी भी फैमिली ड्यूटीज की बात है तो कन्फ्यूशियस का आप नाम ले सकते हो। कौन कौन से एग्जाम्पल है भाई? माता पिता का अपने बेटे के प्रति, बेटे का अपने माता पिता के प्रति, वाइफ का अपने हस्बैंड के प्रति, हस्बैंड का अपने वाइफ के प्रति, जितने भी कर्तव्य है वो सब फीलियल ड्यूटीज में आते हैं, ठीक है? और नहीं फॉलो करोगे तो क्या होगा? परिवार टूट जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस होगा, तलाक हो जाएगा,
है ना? उसके अलावा हिंसा बढ़ेगी, वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं आजकल, क्यों? क्योंकि लोग अपनी फ़िलियल ड्यूटीज़ को, अपनी संतानोचित ड्यूटीज़ को पूरा नहीं कर रहे। तो फैमिली ड्यूटीज़, परिवार की ड्यूटी हो गई। संगठन, ऑर्गेनाइज़ेशन में ड्यूटी कौन-कौन सी थी? टाइम पे आओ भाई, डिसिप्लिन में रहो, बैकबाइटिंग मत करो, किसी का पीठ पीछे कुछ मत बोलो, हाँ? उसके अलावा कौशल का विकास करो, ये सब ड्यूटीज़ हो गई ऑर्गेनाइज़ेशन की। इन्हें बोलते हैं पेशेवर कर्तव्य। जैसे अनुशासन, व्यावसायिक कौशलता, चुगली मत करो, कौशल विकास करो, ये सब होगी। और नहीं करोगे तो भाई इनएफिशिएंसी आएगी, ये अकुशलता होगा, अक्षमता नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है? अकुशलता हो गई, अ, घाटे में चले जाएगा, हानि हो जाएगी, है ना? घाटा हो जाएगा, बंद भी हो सकता है आपका धंधा, बेरोजगारी हो जाएगी बंद होगा तो, घोटाले होते हैं, बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। स्कैम्स कब होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में? जब आप अपनी ड्यूटीज को फॉलो नहीं करते हो। चंदा कोचर का एग्जाम्पल तो कहीं भी ठोक दिया करो आप, ठीक है? समझ में आ गया आपको? तो ये हो गया साहब, आगे चलते हैं। सोसाइटी, सोसाइटी कौन-कौन सी ड्यूटीज़ देती है? सोसाइटी जो ड्यूटीज़ देती है, याद करो, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एथिक्स और मोरालिटी में क्या डिफरेंस होता है। मोरालिटी इंडिविजुअल होती है, नैतिकता, और नीति शास्त्र सोसाइटी देती है। तो एथिकल ड्यूटीज़ जो होती है, जैसे क्लीनलीनेस हो गया, स्वच्छता को प्रमोट करना, टॉलरेंस क्या बोलते हैं, सहिष्णुता होनी चाहिए समाज में, जस्टिस होना चाहिए, इगैलिटेरियनिज़्म, समानता होनी चाहिए समाज में। रिलीजियस ड्यूटीज होती है, क्योंकि समाज का ही तो पार्ट है, तो आपकी धार्मिक कर्तव्य होते हैं। इन सब का यदि आप निर्वहन कर रहे हो तो आप सोसाइटी की ड्यूटीज को फॉलो करें। नहीं फॉलो करोगे तो क्या होगा भाई? केओस हो जाएगा, कम्युनल राइट्स हो जाएंगे, रिलीजियस ड्यूटीज को आप फॉलो नहीं करोगे तो क्रांति हो जाएगी, है ना? रेबेलियन, कम्युनिकेबल डिजीजेज, आप सोचता से नहीं रहोगे, कोई भी कहीं भी जुबा केसरी बोल के थूक दे रहा है और कहीं भी कोई भी गंदगी फैला रहा है, तो याद करो लंदन की स्ट्रीट्स को प्लेग हो गया था भयंकर। जब एज ए सोसाइटी आप क्लीनलीनेस फॉलो नहीं करोगे, तो फिर आपकी प्लेग जैसी बीमारी हो सकती है, ठीक है? स्टेट, स्टेट राज्य के द्वारा जो ड्यूटीज होती है वो लीगल ड्यूटीज होती है ना? इसको हिंदी में बोलेंगे कानूनी कर्तव्य। जैसे कानून और नियम और विनियमों का पालन करना, ये कर्तव्य होता है, और नहीं करोगे तो क्या होगा? जुर्माना लग जाएगा, फाइन लग जाएगा, चालान कट जाएगा, कारावास भी हो सकता है, आपका निलंबन हो जाएगा, सेवा से वंचित कर दो, डिबार कर देंगे आपको, यदि आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, यदि आपने कानून फॉलो नहीं किया तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है? संविधान, संवैधानिक कर्तव्य कौन-कौन से होते हैं? जैसे अपने को पता है, ये 42nd अमेंडमेंट में जो आर्टिकल 51 ए में वो सारी ड्यूटीज होती है, 11 ड्यूटीज है, जैसे फॉर एग्जांपल भाईचारे को बढ़ावा देना, वो सारी ड्यूटीज है वहाँ पे, ठीक है? और राष्ट्र के प्रति ड्यूटी, जिसे नागरिक कर्तव्य, सिविक ड्यूटी जिन्हें बोलते हैं, जैसे वो कर देना, वोट देना। अब देखो, याद रखना, ये कर चुकाना, मतदान करना, ये संवैधानिक कर्तव्य नहीं है, होने चाहिए, लेकिन इवन सोन सिंह कमेटी जो बैठी थी, उन्होंने तो कहा भी था कि कर चुकाना, मतदान करना, ये सब होनी चाहिए, लेकिन नहीं किया गया था उनकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट। तो ठीक है, ये कर चुकाना, मतदान चुकाना, ये सिविक ड्यूटीज होगी, नागरिक कर्तव्य हो गए, अच्छा व्यक्ति बनना वगैरह, ठीक है? समझ आ गया यहाँ तक? चले, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूटी। अब तो 2-3 स्लाइड बच गई बस, अब तो फटाफट हो जाएगा ये, 15 मिनट में हो जाएगा, 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूटी, अब ड्यूटीज को, वो तो ड्यूटीज के सोर्स थे कि कहाँ-कहाँ से आएँगे। उसके अलावा ड्यूटीज को अलग-अलग तरीके से क्लासिफाइड कर दिया गया है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव ड्यूटी। पॉजिटिव ड्यूटी का मतलब क्या करना चाहिए, नेगेटिव ड्यूटीज मतलब क्या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये जॉन रॉल्स ने क्लासिफाई किया है, ध्यान रखना। अब देखो, हम कोई नाम जोड़ देते हैं ना, तो बात में दम आ जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ड्यूटीज का क्लासिफिकेशन जॉन रॉल्स की प्राथमिकता से उन्होंने किया था। पॉजिटिव ड्यूटीज, एक्ट शुड बी परफॉर्म, जैसे दूसरों की मदद करो, दूसरों की जीवन की रक्षा करो। करो, जब करने की बात आती है आपको, तो पॉजिटिव ड्यूटी हुई। कुछ मत करो, नेगेटिव ड्यूटीज, फॉर एग्जांपल, सताओ मत किसी को हार्म मत करो, किसी को अब्यूज मत करो, किसी को गाली मत दो। ये आपकी ड्यूटीज है, तो नेगेटिव ड्यूटीज हो गई, ठीक है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्यूटी, प्रमुख ड्यूटी, हिंदी में मैं क्या बोलूंगा इसको, मुख्य और गौण कर्तव्य। कुछ कर्तव्य मुख्य है, कुछ गौण है। मुख्य कर्तव्य क्या होते हैं? जो अपने आप में एक लक्ष्य है और अनिवार्य रूप से किसी किसी और ड्यूटी से संबंधित नहीं है। मतलब जैसे एक माँ की अपने बच्चे के प्रति ड्यूटी अनिवार्य है, वो किसी और चीज से संबंधित नहीं है, ठीक है? बच्चे को खाना खिलाना, दूसरों को चोट नहीं पहुँचाना, अहिंसा, ये सब प्राइमरी ड्यूटी है। लेकिन गौण कर्तव्य जो सेकेंडरी ड्यूटीज़ है, उनका लक्ष्य किसी और ड्यूटी को फुलफिल करना है। जैसे आपके आपके वजह से किसी को चोट लग गई, तो आपको सॉरी बोलना उसकी ड्यूटी है ना? ये क्यों? क्योंकि आपको चोट लग गई थी आपकी वजह से, या फिर किसी एक्सीडेंट हो गया था, आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले लिया ताकि उस इंसान का इलाज हो सके। ये आपकी ड्यूटी को गौण कर्तव्य है ये, क्योंकि ये किसी और चीज़ पे, किसी को हार्म मत करो, सेवा करो, कंपैशन दिखाओ, ये सब ड्यूटीज को फॉलो करने के लिए ये ड्यूटी है। जब किसी मुख्य ड्यूटी के लिए कोई दूसरी ड्यूटी फॉलो की जाती है, तो गौण कर्तव्य कहलाता है, ठीक है? ये कर्तव्य जिनका मुख्य लक्ष्य किसी अन्य कर्तव्य को लागू करना है,
ये सहायक है, ये एंड नहीं है, इंस्ट्रूमेंटल है। इन्हें उपचारात्मक कर्तव्य भी कहा जाता है। ये किसी आपने कोई काम गलत कर दिया था, उसका उपचार कर रहे हो आप, ठीक है? जैसे खाना बनाना, खाना बनाना अपने आप में ड्यूटी नहीं है। बच्चे की भूख को शांत करना, बच्चे को खाना खिलाना आपकी ड्यूटी, इसलिए आप खाना बना रहे हो। ऐसे रैंडम थोड़ा ना खाना बना रहे हो। कोई ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए जब आप ड्यूटी करते हो, उसे गौण कर्तव्य कहते हैं। चोट लगने पर हर्जाना बनना। स्वयं के संबंध में कर्तव्य कौन-कौन से हैं? इनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेल्फ रिगार्डिंग ड्यूटी बहुत सारी हो सकती है। जैसे टू एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल एंड सुसाइड, भाई दारू का सेवन नहीं करना चाहिए, या फिर चलो करो तो भी लिमिट में करना चाहिए, यदि आप कर भी रहे हो तो। सुसाइड तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये मेरे प्रति कर्तव्य है। अब फटाफट से कमेंट करके एक और कर्तव्य बता दो सेल्फ रिगार्डिंग ड्यूटीज का, फटाफट से बताओ। अब देखो, मैं कमेंट क्यों करवा रहा हूँ? एक तो मेरा फायदा है, दूसरा आपका ये फायदा है कि आप पॉज़ करके इसको आप क्या करोगे, कमेंट करोगे, तो आपकी दिमाग भाई एग्ज़ाम में तो एक्सपेंड करना ही करना है, एग्ज़ाम में सारी चीज़ें याद नहीं आएगी। तो फटाफट से जैसे क्या खुद के प्रति और क्या कर्तव्य है? रोको, मैं भी रुकता हूँ। फटाफट से कमेंट करो, सोचो, सोचो, सोचो कि और क्या कर्तव्य है यार मेरा खुद के प्रति? कमेंट कर दो। कर दिया? अरे जैसे ठीक-ठाक पैसा कमाना, लेजिटिमेट तरीके से पैसा कमाना भी मेरे प्रति कर्तव्य है। ठीक है? खुद के जैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, ये भी मेरे प्रति कर्तव्य है। ये सब कर्तव्य हो गए ना सेल्फ रिगार्डिंग ड्यूटीज़। नेचुरल एंड एक्वायर्ड ड्यूटीज़, नेचुरल ड्यूटीज़ विदाउट एनी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन बॉडी, ठीक है? ये 1 मिनट। हुँ, हाँ जी। देखो, एक नेचुरल होती है और एक होती है एक्वायर्ड। नेचुरल मतलब आपके ऊपर वो किसी वो बाँध दी गई है। जैसे आप पैदा हुए, तो आपका मानव होने के नाते क्या ज़िम्मेदारी है, क्या करते हैं, वो नेचुरल ड्यूटी हो गई, है ना? इसका विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन बाय एनी इंस्टीट्यूशन और बॉडी, ठीक है? मतलब आपके ऊपर थोपी नहीं गई है वो है। आपका एग्जिस्टेंस है, इसलिए वो है। आपका मानव होने के प्रति, आपके दूसरे मानवों के प्रति कुछ करते हैं, वो नेचुरल है। लेकिन एक्वायर्ड ड्यूटी होती है, जो कि अंडरटेकन बाय इंडिविजुअल वर्च्यू समथिंग दे हैव डन। अब आपने कुछ कर दिया, इसके कारण आपकी ड्यूटी बन रही है, या आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन जॉइन की हुई है, इसलिए कारण आपकी ड्यूटी बनती है, तो वो एक्वायर्ड ड्यूटी आपने एक्वायर की है। फॉर एग्जांपल, प्राइम मिनिस्टर की कुछ ड्यूटी है जो एक्वायर्ड ड्यूटी है, क्यों? क्योंकि वो कुर्सी से बंधी हुई है। वो प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए उसकी कुछ ड्यूटीज है, वो कुछ प्रोटोकॉल्स है जो उसे फॉलो करने ही पड़ेंगे उन्हें, ठीक है? इसलिए वो एक्वायर्ड ड्यूटीज है। एज ए ह्यूमन बीइंग पैदा तो सबको होना है, तो सबकी ड्यूटी है, वो तो नेचुरल है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए वो ड्यूटी जो प्राइम मिनिस्टर ड्यूटी हो गई। आप एक प्रशासनिक अधिकारी हो, उसकी कुछ ड्यूटीज आपकी, वो एक्वायर्ड ड्यूटी हो गई। क्यों? क्योंकि आपने एक्वायर की है, अर्जित की है, एग्जाम पास किया है और आप उस पोस्ट पे बैठे हो, इसलिए वो एक्वायर्ड हो गई आपकी, ठीक है? ड्यूटी एज ए सन, फादर, मदर, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो आपका बेटा है। आपने वो पोस्ट सेलेक्ट की है, आपने वॉलंटरीली एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हम बच्चा पैदा करते हैं। माँ और बाप ने एक्सेप्ट रज़ामंदी बनाई कि हाँ, हम संतान पैदा करते हैं, बेटा या बेटी। अब आपकी ड्यूटी बनती है, वो आपने एक्वायर की है ड्यूटी, ठीक है? परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट ड्यूटी, पूर्ण और अपूर्ण ड्यूटी। पूर्ण ड्यूटी क्या होती है? परफेक्ट ड्यूटीज एक्सपेक्ट इंडिविजुअल टू डिस्चार्ज इनकर्ड ऑब्लिगेशन एज़ पर द गोल दैट इज सेट, ठीक है? मतलब उससे डेविएट कर ही नहीं सकते आप। परफेक्ट ड्यूटी होती है। चाहे कोई कैसा भी समय हो, चाहे कहाँ कोई सी भी जगह हो, आपको ड्यूटी पूरी करनी ही पड़ेगी। जैसे सुसाइड नहीं कर सकते आप। रांझना मूवी बोलता है सोना नहीं है। रांझना मूवी बहुत वो डायलॉग्स बहुत तगड़े-तगड़े हैं। उसमें वो याद करो, वो चंदन अपनी वो काट लेता है, नस काट लेता है। तो वो बोलता है कि अ, साला तुम्हारा प्यार नहीं हुआ, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, 10 साल से क्लियर ही नहीं हो रहा। और एक डायलॉग ये भी है उसमें कि मोहल्ले के प्यार को अक्सर डॉक्टर और इंजीनियर उठा ले जाते हैं। ठीक है? भाई हम इंजीनियर हैं, हमें तो हम कहाँ उठाते हैं यार प्यार, हमसे तो नहीं उठता किसी का प्यार। ठीक है? तो बहुत अच्छे-अच्छे डायलॉग है, लेकिन मूवी बहुत घटिया है। अब आप बोलोगे यार रंजन तो बहुत फेमस मूवी है, लेकिन कभी मैं इसका डिकोड करूँगा कि मूवी क्यों घटिया है। मतलब कितना टॉक्सिक बिहेवियर होता है और उसको प्रमोट किया गया। मूवीज़ के बारे में एक दिन अपन बहुत अच्छे से बात करेंगे। एक मेरा वीडियो आएगा किस नाम से? लफड़ा नाम से। तो मैं ऐसे वीडियोज़ लाते रहूँगा कभी-कभी अपने मन की बातें करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टर हमें जो दिखाना चाहता है ना, वो हम देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हम दूसरी साइड, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमें सोचना सिखाया ही नहीं गया, सवाल खड़े करना सिखाया ही नहीं गया। हाँ? याद करो अपने बचपन की स्कूलों को, क्या आपको एनकरेज किया गया था सवाल पूछने के लिए? हमने कभी सवाल पूछा ही नहीं।
मतलब सोचो 10 साल 10-10 साल हम पढ़ लिए और हमने एक भी सवाल ढंग से पूछा नहीं, कन्फ्रंट नहीं किया। कितनी बार आपकी टीचर से लड़ाई हुई है आपकी स्कूल में किसी कॉन्सेप्ट को लेके? नहीं हुई। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने लड़ाई की अपने टीचर से। क्यों? तो वो अपनी हैबिट हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 12th फेल मूवी आपने देखी होगी। भाई क्यों हम ये सवाल नहीं पूछते अपने आप से कि क्यों गोरी भैया चाय की थड़ी लगा रहे हैं? एक इंसान जो यूपीएससी इंटरव्यू दिया हुआ है, जो महज़ 5-10 नंबर ही होता है खेल, इतना इससे ज़्यादा नहीं होता। क्या वो चाय की थड़ी लगाने लायक है? बट प्रोटैगनिस्ट जो होता है, हीरो की इमेज को इतना ऊपर करने के लिए बाकी लोगों की ऐसी-तैसी कर दी जाती है मूवीज़ में, ये सोचना पड़ेगा हमें। रांझना मूवी में भाई लिटरली ही वाज़ अब्यूजिंग दैट गर्ल, क्या नाम था? अनिल कपूर की बेटी का, सोनम कपूर। पीछे पड़ा हुआ है, हाथ काट रहा है, इसे प्यार बोलते हैं। गलत बात है। यदि कोई आपको नहीं पसंद कर रहा तो यू डू नॉट हैव एनी राइट टू टीज हर एज वेल एज टू टेक योर लाइफ। सुसाइड नहीं कर सकते। कांटियन एथिक्स के खिलाफ है, गीता के खिलाफ है, गांधीयन एथिक्स के खिलाफ है सुसाइड करना। ठीक है? तो मूवीज के बारे में हमें अच्छे से सोचना पड़ेगा। आखिरी में भी उस क्या किया? यदि आप प्यार करते हो तो आप अपने प्यार की लाइफ बर्बाद करोगे ऐसे? उन्होंने उसने क्या किया? अबे देओल मुसलमान है, ये मुसलमान नहीं है, ये बता दिया उसके रिया के घर पे। रिया है क्या नाम था सोनम कपूर का? तो यदि आप किसी से प्यार कर सकते हो तो उसकी लाइफ कैसे बर्बाद कर सकते हो भाई? आपको ग्रेसियसली अलग होना पड़ेगा उससे, उसको अपने हाल में छोड़ना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है राजना मूवी में जो कि गलत थे, लेकिन क्योंकि क्योंकि याद करो वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स में क्या बोला था कि पहले हीरो की इमेज सेट कर दी जाती है कि ये हीरो है। उसमें धवन है ना नाम? क्या नाम है यार हीरो का? क्या नाम है राजना मूवी के हीरो का जो पतला सा है साउथ का? धवन। अरे! जो जिसने वो गाना भी गाया था, सॉरी मैं नाम भूल जाता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले उसकी इमेज सेट कर दी कि ये हीरो है भाई। अब उससे कोई भी काम करवाओ। अब हमारे माइंड, क्योंकि हमारे माइंड ने तो सवाल पूछना बंद ही कर दिया बचपन से ही। अब उसकी इमेज सीट सेट कर दी वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स में मैंने क्या बताया था? वर्च्यू एथिक्स में जो इंसान का जो कैरेक्टर है, यदि वो वर्च्यूअस है तो वो कोई भी काम करे। फॉर एग्जांपल मैंने कृष्णा का एग्जांपल दिया था। कृष्णा धोखे से अर्जुन उसको कर्ण को मार रहे हैं, द्रोणाचार्य को मार रहे हैं, भीष्म पितामह को मार रहे हैं, लेकिन हम कभी कृष्णा को गलत नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वो कैरेक्टर है, वो वर्च्यूअस है। हमने उसको इतना लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर बना रखा है श्री कृष्ण भगवान को कि ये गलत कर ही नहीं सकते। ये अल्टीमेटली इनका जो पर्पस है वो धर्म था। तो इसलिए ठीक वैसे ही रांझा मूवी में भी जो वो हीरो कर रहा है, वो सारे सारे गलत काम कर रहा है यार। लेकिन फिर भी हमें फील क्यों नहीं होता? फिर भी हमें लगता है यार क्या प्यार करता है यार, हाथ की नस काट ली। क्या प्यार करता है यार, इसने स्कूटर पे बैठा के गिरा दिया तालाब में। क्या कर रहे हो तुम? यू आर जस्ट अब्यूजिंग दैट गर्ल। कर क्या रहे हो भाई? तुम हीरो हो ही नहीं सकते, है ना? हीरो की डेफिनेशन ये कब से हो गई कि तुम उसकी लाइफ बर्बाद करने में तुले हुए हो? तो ये सोचना पड़ेगा हमें। तो लेकिन उसमें वो बोलता है उसका दोस्त का बहुत सही सही जिसान है क्या नाम उसका? तो वो बोलता है कि रांझा मूवी में कि सोना नहीं है, तुम साला कितना भी प्यार करो, कैसे भी प्यार करो, तुम मरो जियो, लेकिन सॉरी तुम अपने गलत वर्ड यूज़ करता है, मैं उस डायलॉग को यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। रोते रहो अपने प्यार का, लेकिन सोना नहीं है, मरना नहीं है। तो ये आपकी ड्यूटी होती है, ये परफेक्ट ड्यूटी है कि यू हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम सुसाइड। कांट भी यही बोलता है, परफेक्ट ड्यूटी है आपकी। थोड़ा-सा अंदर घुस गया था, बात करूँगा अच्छे से एक वीडियो में, ठीक है? इम्परफेक्ट ड्यूटीज़, नॉट मैंडेटरी टू फॉलो। ये वो ड्यूटीज़ है जो ज़रूरी नहीं कि आप फॉलो करो। करना चाहिए, लेकिन फॉलो करो ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। जैसे दान दो। अब दान वॉलंटरी होता है यार। कोई आपसे पर्ची कटवाने आया, तो आप दो तो दो, नहीं दो तो नहीं दो। ठीक है? तो वो ड्यूटी है, लेकिन वॉलंटरी है, इम्परफेक्ट है ना? सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब जैसे मेरी हेल्थ का मुझे ध्यान रखना चाहिए, मेरी ड्यूटी है, लेकिन परफेक्ट ड्यूटी नहीं है, इम्परफेक्ट ड्यूटी है कि हाँ, ठीक है, मेरी मेरी मर्ज़ी है वो। ठीक है? अब तो 2 स्लाइड बच गई बस। ये हो गया साहब क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूटीज़। अब ड्यूटी और राइट कैसे इंटरलिंक्ड है? गांधी जी बोलते हैं कि ड्यूटी और राइट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी की ड्यूटी दूसरे का राइट है, किसी का राइट दूसरे की ड्यूटी है। बस अल्टीमेटली ये पूरा सार यही है। अब अलग-अलग लोगों ने कहा है, जैसे जॉन ऑस्टिन और सर जॉन सेलमन, ये 2 नाम याद रख लेना आप, जिन्होंने ये कहा था कि ड्यूटी और राइट कोरिलेटेड है। सर जॉन ऑस्टिन ने कहा था कि कोई भी पार्टी यदि रखती है, तो वो दूसरी पार्टी का ड्यूटी बन जाती है। ये जो वही बात होगी ना, किसी की ड्यूटी किसी का राइट, किसी का राइट किसी की ड्यूटी। तो जॉन ऑस्टिन याद रख लेना। दूसरा सर जॉन सैलमन याद, इसने भी ये बोल के घूम फिरा के बात, a duty is an act which every citizen have obliged to perform in furtherance of protecting the rights of other people। एक इंसान अपनी ड्यूटी इसलिए फॉलो करता है,
फॉलो करनी चाहिए क्योंकि वो दूसरे की राइट को प्रोटेक्ट करे, वही वाली बात होगी। तो सर जॉन सेलमेंट और जॉन ऑस्टिन का नाम याद रख लेना। उसके अलावा स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया नाम का एक केस था। अब ये तो याद करना आसान है, सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान और इंडिया के बीच में केस, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अपने सर्वोच्च न्यायालय ने कि लीगल राइट्स आर कोरिलेटिव ऑफ लीगल ड्यूटीज। जो राइट आपको दिए गए, जो अधिकार आपको दिए गए लीगल कानूनी, वो कोरिलेटेड है, वो संबंधित है किससे? आपकी लीगल ड्यूटी से। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मुझे राइट टू इक्वलिटी का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन साथ में मेरी ये ड्यूटी है कि मैं किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूं, मैं अनटचेबिलिटी नहीं करूं। यदि मैं किसी के अनटचेबिलिटी कर रहा हूं तो मैं उसके राइट का उल्लंघन कर रहा हूं, किसका? राइट टू इक्वलिटी का, है ना? तो राइट नॉट टू, वैसे ही स्टेट की ड्यूटी, स्टेट की क्या ड्यूटी है कि किसी भी सिटीजन से रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेट ना करे। डिस्क्रिमिनेट करना है तो मेरिट बेसिस पे करो। जैसे आप ये नहीं बोल सकते कि यार मुझे भी एसडीएम बनना है, मेरे साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मेरिट के आधार पे, आपके रिलीजन के आधार पे नहीं हो रहा, रेस के आधार पे, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे नहीं हो रहा डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है? वेल सिटीजन एंजॉय फंडामेंटल राइट टू परफॉर्म फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यदि फ्रीडम ऑफ रिलीजन की मेरी राइट है, मेरा अधिकार है, यदि फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28, साथ में मेरी ड्यूटी भी है। क्या ड्यूटी है? कि मैं दूसरों के रिलीजन के प्रति टॉलरेंट हूँ, दूसरे रिलीजन का सम्मान करूँ। ये भी तो ब्रदरहुड की भावना को वो करूँ, मैं फोस्टर करूँ, कम्युनल राइट्स ना फैलाऊं, ये मेरी ड्यूटी है। तो हर राइट ड्यूटी के साथ बंधा होता है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद से दे सकते हो, सोचो, आप अभी पहुंच करके सोच सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो। जैसे एक बच्चे का अधिकार है पोषित खाना खाना, सुपोषण लेना, है ना? अच्छे संस्कारों में बड़ा होना। तो ये किसकी ड्यूटी है? पेरेंट्स की। हर राइट ड्यूटी के साथ बंधा होता है। किसी का राइट किसी की ड्यूटी है, किसी की ड्यूटी किसी का राइट। तो ये बच्चे का भी एग्जांपल दे दिया। माय राइट टू क्लीन, मैं चाहता हूं कि मेरे को साफ सड़कें मिले, तो मेरा ये अधिकार है ना? राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट का अधिकार है मेरा, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के हिसाब से। एमसी मेहता केस हुआ था, ठीक है? एमसी मेहता को एनवायरमेंटल जूरिस्ट लॉयर बोलते हैं, एनवायरनमेंट के ही केस लेते हैं। तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या होता कि राइट टू हैव क्लीन एनवायरनमेंट, एक स्वच्छ वातावरण, पोल्यूशन फ्री वातावरण का मेरा आर्टिकल 21 के, क्योंकि राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21। और यदि मुझे स्वच्छ वातावरण नहीं मिल रहा, स्वच्छ परिवेश नहीं मिल रहा, तो मैं लाइफ कैसे जीऊंगा? तो उसका एक्सटेंशन था आर्टिकल 21। बहुत वाइड है, बहुत जैसा रित है वैसे ही काफी कॉनिटेशन है। तो आरएस एग्जाम में सवाल भी आया था कि आर्टिकल 21 की क्या क्या कॉनिटेशन हो सकते हैं। तो जैसे बाहर घूमने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, मेनका गांधी केस में आया था। मैं पॉलिटी क्यों पढ़ाने लग गया यार, सॉरी, मैं नहीं जाऊंगा उधर, चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं, मैं कुछ भी अलग नहीं पढ़ा रहा। आपको लग रहा होगा कि मैं लेवल से ऊपर जा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं जा रहा। ये सब क्वेश्चन आरएस में आए, आर्टिकल 21 का कॉनिटेशन आया था कि क्या क्या मतलब निकलते हैं आर्टिकल 21 के। तो एक मतलब ये भी निकलता है कि राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, एमसी मेहता केस, सीधे आप लिख के आओगे तो आधा नंबर ज्यादा मिलेगा आपको वहां पे। तो एमसी मेहता केस में, तो वहीं पे मेरी ये अधिकार हो गया। मेरा ये कर्तव्य है कि मैं भी एनवायरनमेंट को क्लीन रखूं, मैं भी इधर-उधर कूड़ा न फैलाऊं, मैं भी पॉल्यूशन न करूं, ठीक है? तो हर राइट ड्यूटी के साथ बंधा होता है। ये सारी रामायण इसी स्लाइड में लिखी हुई है, आप पढ़ लेना, ठीक है? एमसी मेहता केस हो गया। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटर को एक राइट या अधिकार होते हैं। कार होती है उसके पास, कार का यूज़ करने का अधिकार होता है। उसके पास गाड़ी होती है, सॉरी, बंगला होता है, घर होता है, हेल्पर होते हैं, उसके अलावा उसके नीचे स्टाफ होता है। इन सबको यूज़ करने का अधिकार है। किस लिए? क्योंकि उसका कर्तव्य है नागरिक सेवा, ठीक है? अल्टीमेटली कर्तव्य तो नागरिक सेवा ही है। तो कर्तव्य के साथ आपके राइट्स बंधे हुए हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, बहुजन हिताय और स्वांत सुखाय। आपको स्वांत सुखाय, जिनसे सुख मिल रहा है उसको नीचे रखना पड़ेगा, बहुजन हिताय को ऊपर रखना पड़ेगा। जब आप उस कार में से उतर के किसी को पट्टा देते हो, किसी का राशन का साइन करते हो, तब आप अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभा रहे हो। जब आप उस आपको लोन दिया हुआ है एसडीएम, या फिर आप आईएएस ऑफिसर हो, आपको एक शानदार सा लोन दिया हुआ है, ठीक है? उस लोन में आप छुट्टी के दिन भी जन सुनवाई कर रहे हो, उस लोन में बैठ के, दुख में बैठ के, तो आप अच्छे से अपने राइट्स का यूज कर पा रहे हो, आप अच्छे से अपनी ड्यूटीज का निर्वहन कर पा रहे हो, ठीक है? गांधी ने बोला था, बिगन विद द चार्टर ऑफ ड्यूटीज ऑफ मैन एंड आई प्रॉमिस द राइट्स विल फॉलो एज स्प्रिंग फॉलो विंटर। यदि आप अपनी ड्यूटीज को फॉलो करते जाओगे तो मैं वादा करता हूं आपसे कि आपके जो अधिकार है वो ठीक वैसे ही फॉलो करेंगे आपको, जैसे बसंत सर्दी के बाद में आता है। जैसे अभी सर्दी खत्म होगी तो बसंत आएगा, फूल खिलेंगे, तो नेचुरल है ना? गांधी जी ने एग्जांपल दिया कि ये तो नेचुरली आने ही आना है ना? बसंत सर्दी के बाद। ठीक वैसे ही यदि आप ड्यूटी को फॉलो करेंगे तो राइट्स आपके अपने आप आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी, ठीक है? यही गांधी जी ने कहा था। मनुष्य के कर्तव्यों की के साथ शुरुआत करें, और मैं वादा करता हूं कि अधिकार उसी तरह आएंगे जैसे वसंत के बाद सर्दी आती है। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है ऊपर। साफ सड़क का अधिकार, कूड़ेदान में कचरा कर्तव्य, बेहतर पोषण सब पढ़ा दिया है।
लास्ट स्लाइड है साहब, टाइम कितना हुआ? 1:48 हुए अभी तो, लास्ट स्लाइड है। 2 घंटे से पहले खत्म करना है, ओके। हाँ, तो ये तो कुछ नहीं, ये तो रिवीजन है और आगे का वो है, जैसे कंसेप्ट ऑफ ड्यूटी में बहुत सारे फिलोसोफर्स के हिसाब से क्या ड्यूटी है। जैसे स्टोइसिज्म में स्टोइक बोलते हैं कि मदर नेचर के हिसाब से आप जियो, ये आपकी ड्यूटी है, स्टोइसिज्म, है ना? ग्रीक फिलोसोफर्स मैंने आपको पढ़ा दिया है, सोफिस्ट पढ़ा दिया है, सोक्रेट्स पढ़ा दिया है, प्लेटो पढ़ा दिया है, अरिस्टोटल पढ़ा दिया है, ये तो रिवीजन है, कुछ नहीं है। याद करो, सोफिस्ट वो लोग थे जो तर्क में बिलीव करते थे, सही को गलत और गलत को सही प्रूव कर देते थे। या तो 6 को 9 और 9 को 6 प्रूव कर देते। तो सोफिस्ट बोलते हैं कि आपको सत्य को डिफेंड करना है तर्क के आधार पे, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है? सत्य मान लो आपने आपको प्रूव करना है कि ये 6 है, यही सत्य है, इसको प्रूव करना है रैशनैलिटी, माइंड से, तर्क से, तो ये आपकी ड्यूटी है। सोक्रेट्स बोलता है कि नॉलेज गेन करना ही ड्यूटी है। नॉलेज, सोक्रेटिस का देयर इज ओनली वन वर्च्यू दैट इज नॉलेज एंड दैट इज ओनली देयर इज ओनली वन वाइस दैट इज इग्नोरेंस। तो नॉलेज गेन करना है आपकी ड्यूटी है। प्लेटो क्या बोलता है कि भाई साहब आपको याद करो, वो 4 उसके वो थे, प्लेटो के 4 वर्च्यूज थे। तो और कहाँ से निकल के आए थे? माइंड से, दिल से, इससे, पेट की भूख से। मैंने अच्छे से पढ़ा है प्लेटो को। तो इनके बीच में हार्मोनियस संबंध रखना, अपने अपने रैशनैलिटी में, अपने इमोशंस में और अपने जो पेट की भूख है, जो आपकी बॉडीली एपेटाइट है, इनके बीच में हार्मोनियस संबंध रखना, है ना? हार्मनी रखना ही आपकी ड्यूटी, ये प्लेटो बोलता है। हाँ, एरिस्टोटल क्या बोलता है? गोल्डन मीन प्रिंसिपल मैंने आपको अच्छे से पढ़ा है, ठीक है? मध्यम मार्ग वाली चीज, इसको फॉलो करना है आपकी ड्यूटी है। इमानुएल कांट क्या बोलता है? ड्यूटी को ड्यूटी के लिए करना है आपकी ड्यूटी है, ड्यूटी फॉर द ड्यूटी से, है ना? उसके बाद भगवत गीता, निष्काम कर्म करना ही आपकी ड्यूटी है। डब्ल्यू डी रोज के 7 प्राइम ड्यूटी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि क्या क्या 7 ड्यूटीज है डब्ल्यू डी रोज के हिसाब से, कौन कौन सी फिडेलिटी, रिपेशन, ग्रेटिट्यूड, ये सब, ठीक है? हिंदुइज्म के हिसाब से 4 पुरुषार्थ है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको फॉलो करना ही आपकी ड्यूटी है। जैनिज्म के हिसाब से, अब ये सब मैं आगे पढ़ाऊंगा, जैनिज्म, बुद्धिज्म और ये सब, क्योंकि हिंदू फिलोसफी अपनी बाकी रह रही है अभी। हिंदू फिलोसफी लेडीज बाकी रह रहा है और 2-3 छोटे-मोटे टॉपिक है, वो बाकी रह रहे हैं। अपना आज 80% एथिक्स हो गया अच्छे से, ठीक है? बात निकली है तो दूर तलक तक जाएगी। लिविंग लाइफ अकॉर्डिंग टू महाव्रता, 5 भोज के हिसाब से जीवन जीना। कौन-कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। इनके हिसाब से जीवन जीना ही ड्यूटी है जैन धर्म के हिसाब से। उसके अलावा प्रतिकर्मणा, इंट्रोस्पेक्शन करना भी ड्यूटी है जैन धर्म के हिसाब से। वंदना करना, रिस्पेक्टिंग द टीचर्स एंड मॉन्क्स, ये भी ड्यूटी है। ये सब आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है? बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के हिसाब से धम्म का पालन करना, राइटियसनेस का पालन करना और जो एट फोल्ड पाथ है, जैसे राइट लाइवलीहुड है, राइट स्पीच है, सही भाषण है, ये सब सही वाचन है, ये सब फॉलो करना ड्यूटी है, किसके हिसाब से? बुद्धि। अब देखो ये सब मैंने क्यों लिखा? ये मैंने इसलिए लिखा कि एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ जाए, आप घबरा जाओ कि अरे यार, सोचना, इंटरलिंक करना है कि यार पढ़ा हुआ तो है सब कुछ अलग अलग। अब जैसे गांधी के हिसाब से क्या ड्यूटी है भाई? सर्वोदय का पालन करना गांधी के हिसाब से ड्यूटी है, सत्य का पालन करना गांधी के हिसाब से ड्यूटी है, अहिंसा का पालन करना गांधी के हिसाब से ड्यूटी है, गीता के हिसाब से निष्काम कर्म हो गया, और भी गीता की बहुत सारे प्रिंसिपल। सोचो और एग्जांपल्स देके एग्जाम में करके आओ, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी, एथिकल डायलेमा वाला है। दो ड्यूटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ड्यूटीज क्या है? दो अच्छी चीजें हैं, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, एथिकल डायलेमा है, कैसे सोल्व करते हैं? वो सब कॉन्साइंस हो गया, मैंने एथिकल डायलेमा वाला चैप्टर जाके पढ़ लेना, बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज या एथिकल डायलेमा को सोल्व करते हैं, वही वाली चीजें। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि यार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज को कैसे सोल्व करना है, आप बोलोगे यार नियो ने तो पढ़ाया ही नहीं, है ना? ऐसे सोचना है कि यार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज मतलब दो ड्यूटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, और ये कहाँ पढ़ाया था? एथिकल डायलेमा में, कि दो एथिकल प्रिंसिपल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। ड्यूटी एथिकल प्रिंसिपल्स पे है, कौन फॉलो कर रहा है? एक मोरल आदमी, एक नैतिक प्राणी तो फॉलो कर रहा है। तो वो एथिकल डायलेमा का कितनी सारी ड्यूटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है और कैसे सोल्व करना है, सारा अच्छे से बता रखा है मैंने, ठीक है? और ये क्वेश्चन है पिछले सालों के, ये मैंने आपको बता ही दिए, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब तो लिख लो, अब तो लिख लो, अब तो एग्जाम आगे बढ़ गया। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रीट एंड इट्स रिलेवेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। रीत के उदाहरण और प्रशासन में इसकी प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। सभी प्रकार के रीतों को सूचीबद्ध कीजिए और ये कैसे प्रशासनिक अधिकार ऋणों को सूचीबद्ध कीजिए और ये कैसे प्रशासनिक उत्कृष्टता में मदद कर सकते हैं, समझाओ। ड्यूटीज एंड राइट्स आर टू साइड्स ऑफ ए कॉइन, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे के दो पहलू हैं, इस कथन को उदाहरण से समझाइए। धन्यवाद साहब, रेस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग, एक्सरसाइज करो, वीक में 4 टाइम करो। अभी मैं कुछ दिनों से नहीं कर पा रहा हूँ, 4-5 दिनों से, लेकिन आज बोल रहा हूँ आपको तो मुझे करना पड़ेगा। आई मस्ट फॉलो व्हाट आई प्रीच, मुझे वो सब करना पड़ेगा जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, तो मुझे तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो मैं कल से एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ वापस से, मतलब मैं नीचे घूम के आता हूँ लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहा, लेकिन अब मैं एक्सरसाइज भी करूंगा।
ईट हेल्दी, हेल्दी हेल्दी खाना खाओ। मेरा भी थोड़ा वेट बढ़ गया, सर्दियों में बढ़ ही जाता है मम्मी के लड्डुओं से। और कॉन्टैक्ट में रहो दोस्तों से, जो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, उनके लिए कुछ करते रहो, प्रोएक्टिवली करते रहो, उनको एहसास करवाते रहो कि भाई हाँ, वैल्यू है तेरी मेरी लाइफ में। कभी रैंडमली विजिट कर दिया, कुछ अच्छा कर दिया उनके लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, दोस्तों के लिए, चाय की थड़ी पे बैठ के गप्पे मार लिए। और अपना जो कर्तव्य है, अपनी जो ड्यूटी है, वो तो साथ में पालन करना ही करना है अपने को। ओके, बाय बाय। अच्छा लगे तो लाइक कर दो, नहीं लगे तो डिसलाइक कर दो। अच्छा लगे तो कमेंट कर दो कि हाँ, आखिरी तक आए हैं और अच्छा समझ में आया है। नहीं लगे तो क्या कमी है, वो भी आप कर सकते हो। ओके, बाय बाय। 154 1 घंटा 54 मिनट में अपने वित्त, ऋण और कंसेप्ट ऑफ ड्यूटी सारा खत्म कर लिया। प्राउड ऑफ यू कि आप देख रहे हो यहाँ तक। आप अपने कर्तव्य का, अपनी ड्यूटी का अच्छे से पालन कर रहे हो। बाय बाय।